ओके, आंसर किसी का आ रहा है तो बताओ। Need to find the coefficient of x to the power 9 in the expansion of this 1 plus x के पावर में 9, 1 plus x के पावर में 10 up to 1 plus x के पावर में 100। सर 8 हो गया। सर हाँ बोलो। सर 8 होगा क्या? 8 नहीं एक्सपेंशन। नहीं नहीं नहीं, अभिनंदन तुमने लास्ट का 2 क्लासेस नहीं किया ना? नहीं ओके, तब तुम्हें कैसे समझ में आएगा? सर, तुमने रिकॉर्डिंग देखा? हाँ तीनों क्लास का? पहला क्लास में कुछ मैंने बेसिक्स बताया जिसमें एनसीआर एंड हाँ, जो पहला मैनुअल क्लास को, किए थे, पहला क्लास किए थे सर। उसके बाद जो 2 क्लास हुआ था वो दोनों क्लास का रिकॉर्डिंग देखे? हाँ उसका रिकॉर्डिंग देखे। ओके फाइन। नहीं 8 आंसर नहीं होगा, फिर से ट्राई करो। लास्ट क्लास का जो रिकॉर्डिंग था वो तो हम भेजे नहीं थे, वो कैसे देखी है? सर प्रकाश सर से लिए थे, अविनाश मैम बोली थी। अच्छा अच्छा ओके ठीक है। आ रहा है किसी का आंसर? यस सर, बन रहा। ओके सॉल्व करो। ओके चलो देखते हैं कैसे इस तरह के क्वेश्चन को सोच सकते हैं। तो देखो सबसे पहले तो मतलब क्वेश्चन जो दिख रहा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इसमें सारे टर्म्स में x के पावर में 9 का टर्म्स आएगा, ठीक है? तो x के पावर में 9 का जो टर्म्स आएगा, ओके, तो इससे भी आएगा, इससे भी आएगा, तो सबसे जो आएगा उसका कंबाइंड, मतलब उसको ऐड वगैरह करके क्या आएगा, फाइनली x के पावर में 9 का कोएफिशिएंट। तो इसको करने से पहले सबसे पहले ये सोचो कि ये जो टर्म्स है ये जीपी में दिख रहा है, ये जो टर्म्स है ये जीपी में दिख रहा है। देखो 1 प्लस x के पावर में 9, 1 प्लस x के पावर में 10, 1 प्लस के पावर में 11 एंड सो ऑन अप टू 1 प्लस के पावर में 100। तो चलो सबसे पहले इसको थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं, इस सम को जीपी का सम से निकाल लेते हैं, इसका वैल्यू क्या होगा। तो चलो जीपी का सम क्या होता है, a into r के पावर में n minus 1 by r minus 1, ठीक है? Where a is the first term and n is the number of terms, है ना? ओके, तो नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितना है? इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना है सर? 91 है। तो जब भी कभी भी नंबर ऑफ टर्म्स निकालना रहेगा तो 10 माइनस 10 प्लस 1, 10 माइनस 10 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा? 100 माइनस 9 कितना हो गया? 100 माइनस 9 प्लस 1, 91 कितना हो गया? 100 माइनस 9 ये हो गया कितना? 91 प्लस 1 दैट इज 92, इसमें 92 टर्म्स होगा, ठीक है? इसमें 92 टर्म्स होगा। ओके, जब भी ऐसा निकाला, जब भी ये 1 से स्टार्ट नहीं होगा, जब भी मान लो हम बोलेंगे कि बताओ 10 से लेकर के 27 तक कितना टर्म्स है, कितना नंबर्स है, तो क्या करोगे? 10 माइनस 10 प्लस 1, तो 10 माइनस 10 व्हाट? 17, 17 प्लस 1 18, तो 18 टर्म्स होगा, इसमें 18 नंबर्स होगा, ठीक है? सिमिलरली अगर हम बोलेंगे 9 से लेकर 100 तक कितना टर्म्स है, तो 10 माइनस 10 फाइनल माइनस इनिशियल प्लस 1, तो 10 माइनस 10 किया तो 90 प्लस 1 92, तो 92 टर्म्स है, ठीक है? चलो अब इसका सम का वैल्यू अब इसका वैल्यू निकालता है, क्या हो जाएगा? 1 प्लस x की पावर में 9, ये हो गया ये, एंड उसके बाद जीपी का सम से r की पावर, r क्या है? r तो दिख रहा है 1 प्लस x है ना? r क्या है? 1 प्लस x, तो 1 प्लस x की पावर में क्या हो गया? 92 हो गया, 92 माइनस 1 एंड डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? r माइनस 1 इज दिस, तो फाइनली ये कट गया। ओके, एंड अब चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं,
तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स के पावर में, इन दोनों को ऐड करो कितना आ जा रहा है 101 माइनस 1 प्लस एक्स के पावर में 9 बाई एक्स। तो फाइनली इस पूरे सम को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स के पावर में 101 माइनस 1 प्लस एक्स के पावर में 9 बाई एक्स। ठीक है, अब ये बताओ कि मुझे इस पूरे सम में से कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 9 निकालना है। तो मैं ऐसे सोच सकते हैं कि ये जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर से मुझे x की पावर में 10 निकालना है। अगर हम न्यूमरेटर से x की पावर में 10 का कोएफिशिएंट निकाल ले, एंड बाई x तो है ही, तो क्योंकि तुम x के पावर में 10 का कोएफिशिएंट निकाल रहे हो, यहाँ पर तुम x की पावर में 10 निकाल दो, x की पावर में 10 का टर्म्स को निकाल दो, तो ऑलरेडी यहाँ पर बाई x तो है ही, उसको x टू द पावर 9 बनाने के लिए, है ना। वो अगर हम ऊपर से x टू द पावर 10 निकालेंगे, नीचे बाई 10 है, तो एक्चुअली वो x की पावर में 9 ही निकल रहा है। यहाँ से देखोगे, ठीक है, तो तुम्हें पता चल गया x की पावर में 9 ही तो अल्टीमेटली निकल रहा है। पूरे टर्म से ना तुमको निकालना है, तुमको पूरे टर्म से निकालना है x टू द पावर 9 का कोएफिशिएंट। तो अगर हम उसे उस फॉर्म में रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है, तो न्यूमरेटर से अगर हम x की पावर 10 अगर हम न्यूमरेटर से x की पावर में 10 का टर्म्स को निकालेंगे, x के पावर में 10 का टर्म्स को निकालेंगे, ठीक है, एंड यहाँ पर मान लो कुछ भी टर्म्स आया, x के पावर में 10 का बहुत सारा टर्म्स आएगा, ठीक है, एंड बाई यहाँ पर क्योंकि x है तो ये घट के x टू द पावर 9, तो अल्टीमेटली x टू द पावर 9 के ही तो टर्म्स आ गया, है ना। चलो, सो सिंपल बात ये है कि जो मुझे कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 9 इसमें निकालना था, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 10 इन द न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर मतलब क्या हो गया 1 प्लस x के पावर में 101 माइनस 1 प्लस x के पावर में 9। ठीक है, तो बताओ अब इसका जनरल टर्म को सोचो, इसका जनरल टर्म क्या हो जाएगा, tr प्लस 1, इसका जनरल टर्म क्या हो जाएगा बताओ, क्या हो जाएगा 101, क्या हो जाएगा 101 cr इंटू x के पावर में r, ये जनरल टर्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ से मुझे x टू द पावर 10 का कोएफिशिएंट चाहिए इस टर्म से, तो क्या हो जाएगा x टू द पावर 10 का कोएफिशिएंट चाहिए तो r को 10 डाल देंगे, है ना। r को जैसे ही तुम 10 डालोगे, r को 10 डालोगे तो यही आ जाएगा, x टू द पावर 10 का टर्म ये आया, तो इसका कोएफिशिएंट क्या आ गया देख लो, क्या आ गया 101 c10, क्या आ गया, फिर माइनस यहाँ से क्या आ जाएगा x टू द पावर 10 का कोएफिशिएंट, तो सॉरी x टू द पावर 10 का कोएफिशिएंट, तो यहाँ से x टू द पावर 10 का कोएफिशिएंट क्या आएगा, क्या आएगा 0। यहाँ पर x टू द पावर 10 का टर्म हो ही नहीं सकता ना, जब तुम यहाँ पर 1 प्लस x की पावर में 9 तक ही जा रहे हो, एक्सपेंशन में 9 ही पावर है, तो x का पावर 10 तुम कहां से मिलेगा, मिलेगा ही नहीं। तो योर फाइनल आंसर इज 101 c10। this will be the coefficient of x to the power 9 in this complete sum। मतलब इससे कुछ आएगा, इससे कुछ आएगा, इससे कुछ आएगा, सबको ऐड कर देंगे तो फाइनली ये आएगा 101 c10। अब चाहो तो इसका वैल्यू निकाल सकते हो तुम, ठीक है, लेकिन एग्जाम में वो नहीं पूछेगा, एग्जाम में तुमको इसी फॉर्म में आंसर को रहने देगा। ठीक है, समझ में आया या नहीं सबको, बताओ। सर वो x का क्या हुआ सर जो नीचे में था? वही तो ट्रिक है, हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से समझो कि ये x का हम क्या कर रहे हैं, मुझे बोला था x के पावर में 9 निकालने का ना, तो हम x टू द पावर 10 निकाल लिए ऊपर से, तो जब तुम ऊपर से x टू द पावर 10 निकाल लिए तो अल्टीमेटली वो x टू द पावर 10 नीचे का x से कट जाएगा, x की पावर में 9 ही तो दे देगा। हाँ सर, समझ के पावर में 10 अगर हम ऊपर से निकाल लें बाई x तो कट के x टू द पावर 9 का ही टर्म्स मुझे मिल रहा है। समझ आ रहा है सबको? यस सर। सर NCN का वैल्यू क्या होगा? क्या NCN का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। NCR का वैल्यू क्या हो जाता है n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, करके देख लो क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल बाई 0 फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, तो कट के क्या हो गया 1। ये क्लियर है सबको? चलो अब इस तरह के कुछ क्वेश्चंस, क्योंकि इस तरह क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एंड हम आज के क्लास में इस मतलब इस टॉपिक पे या इस तरह के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने ही वाले थे, तो चलो और भी कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस तरह का। ये सबको क्लियर है ये पार्ट? ठीक, अगर क्लियर है तो Yes, चलो sir. अगला। एक बार फिर से बता दीजिए ना, क्या, कौन सा लास्ट वाला पार्ट? लास्ट वाला पार्ट? हाँ। लास्ट वाला पार्ट अल्टीमेटली मेरा मोटिव यही था कि हम ऊपर से अगर हम ऊपर से ये जो न्यूमरेटर से अगर हम x के पावर में 10 को निकाल लें, ठीक है, तो एक्चुअली में इफेक्टिवली क्या निकल रहा है, अगर हम यहाँ से x टू द पावर 10 निकाल रहे हैं, नीचे ऑलरेडी x है, तो इफेक्टिवली तो हम x के पावर में 9 ही तो निकाल रहे हैं, क्योंकि ऊपर से भले ही हम x के पावर में 10 निकाल रहे हैं, पर नीचे तो x है, वो x उसको काट के x टू द पावर 9 ही बना देगा। ठीक है, तो चलो ये x का तो काम हो गया, तो इसका मतलब मुझे x के पावर 10 का कोएफिशिएंट निकालना है, तो x के पावर में 10 का तुमको कोएफिशिएंट निकालना है इस कंप्लीट टर्म से, तो इससे भी निकाल लेते हैं, इससे भी निकालते हैं, दोनों को माइनस कर देंगे। ठीक है, x टू द पावर 10 का टर्म्स को मतलब x टू द पावर 10 का कोएफिशिएंट इससे भी निकाल लेते हैं, इससे भी निकाल देंगे, दोनों का माइनस कर देंगे, तो इससे x टू द पावर 10 का कोएफिशिएंट क्या मिल जाएगा,
उसका जनरल टर्म को लिखते हैं, तो उसका जनरल टर्म क्या हो जाएगा, टी आर प्लस 1 क्या हो जाएगा, एन टी आर एक्स की पावर में आर, ठीक है। एंड क्योंकि मुझे x टू द पावर 10 चाहिए था, तो अब r को 10 पुट कर दी, तो x टू द पावर 10 का टर्म हो गया एंड कोएफिशिएंट ये हो जाएगा, तो 101 c 100 एंड यहाँ पर तो x की पावर में 10 का टर्म ही नहीं होगा, हाँ है ना, वहाँ तो पहुंच ही नहीं रहा जीरो है लिख 10। दिए, इसलिए जीरो लिख दिए उसको, एंड दिस माइनस जीरो क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा, ठीक है। चलो इसका हम लोग और भी ऐसा कुछ मतलब और भी कुछ ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, अभी धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा ये पार्ट और अच्छे से, काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये। देख लो सब लोग जल्दी से, अभी हम लोग और क्वेश्चन करेंगे ही ऐसा। सर हम लोग इसमें E इक्वल्स टू क्यों लिख रहे हैं? मतलब इस पूरे सम को ऐसे ही लिख दिए, बस नाम लिख दिए और कुछ नहीं है, यस सर। मतलब उस पूरे सम को ई से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तब तो मतलब मालूम चल रहा है ना कि ये जो बड़ा सम था उसको ई लिख दिया, एंड ये इधर मतलब ये पूरा बड़ा टर्म का वैल्यू ही लिख रहा है, तो उतना बड़ा हम यहाँ मतलब उतना बड़ा को हम फिर से नहीं लिखना चाहते हैं, इतना बड़ा सम को इसमें ई लिख दिए कि यहाँ ई का ही वैल्यू ये है, मतलब उस सम का ही वैल्यू ये है। हाँ सर। चलो अगला क्वेश्चन का बनाओ। इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 plus px होल के पावर में n, where n belongs to a natural number, where n belongs to a natural number, the coefficient of x and x square are 8 and 24 respectively. 8 and 24 respectively. Then find n and p. मतलब n and p का वैल्यू निकालना है। चलो बनाओ, सॉल्व करो, देखो क्या आ रहा है वैल्यू। सर n 4 आ रहा। n का वैल्यू 4 आ रहा है, ओके। p का n वैल्यू, equals to 4 और p equals to 2। हाँ ओके, सर वेरी गुड, सेम। वेरी का गुड वैल्यू एवरीवन, वेरी नाइस। बाकी लोग भी बनाओ। हाँ, n का वैल्यू 4 और p का वैल्यू 2 आ रहा है सबका, हाँ सर आ गया। वेरी गुड। सर n is equal to 4 and a is equal to 2। या वेरी गुड, वेरी गुड। आशु बोले आंसर ना, सोमू, ओके, वेरी गुड सोमू। और किसी का आंसर? प्रेम तुम्हारा आया? नहीं सर। क्या कर रहे हो यार, आ जाना चाहिए, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, काफी सिंपल सा क्वेश्चन।
बाकी लोग आया और किसी का आया आ गया N4 P ओके आई थिंक एक काफी सिंपल सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्या है देखो, सबसे पहले ये जो टर्म है 1 प्लस पी एक्स के पावर में है, ठीक है। तो सबसे पहले जो जनरल टर्म को लिखते हैं तो टी आर प्लस 1 क्या आ जाएगा, टी आर प्लस 1 क्या आ गया एन सी आर एंड पी एक्स के पावर में आर, ठीक है। एंड 1 के पावर में जो भी n माइनस आर, तो वो मेरे काम की चीज नहीं है, डायरेक्टली मतलब ये लिखो, क्योंकि 1 का कुछ भी पावर करो वो तो चेंज ही नहीं करेगा, ठीक है। तो फाइनली टी आर प्लस 1, ठीक है, क्या हो जाएगा एन सी आर इंटू पी के पावर में आर इंटू एक्स के पावर में आर, ठीक है। तो सबसे पहली बात बोल रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ x, तो कोफिशिएंट ऑफ x मतलब क्या, मुझे r को 1 पुट करना पड़ेगा, तो पुट r इज इक्वल टू 1, अगर हम r को 1 पुट करेंगे तो t2 का मिल जाएगा nc2 into p स्क्वायर, ठीक है, into x सॉरी p को या r को 1 पुट किया ना, r को 1 पुट किया, तो ये अब कोफिशिएंट ऑफ x, अब ये कोफिशिएंट ऑफ x, अब यही कोफिशिएंट ऑफ x हो गया, तो कोफिशिएंट ऑफ x दिया हुआ 8 है ना, कोफिशिएंट ऑफ x दिया हुआ 8, चलो इसको 8 ले लेते हैं, तो दिस इंप्लाइज दैट nc2 into p this is equal to 8, ठीक है। nc1 ना सॉरी r को तो हम लोग 1 पुट कर रहे हैं ना, जब r को 1 पुट कर रहे हैं तो यहाँ पर 1 + 1 ये 2 हो गया, तो मतलब सेकंड टर्म आ रहा है, ठीक है। r को 1 पुट कर रहे हैं तो nc1 यहाँ पर r की जगह 1 आ गया, p के पावर में 1, तो फाइनली आ गई ये nc1 into this। अब nc1 का वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू n ही होता है, n into p is equal to 8, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। सिमिलरली अगर हम r को 2 पुट कर रहे हैं, पुट r is equal to 2, तो क्या मिल जाएगा, t3 is equal to nc2 p स्क्वायर into x स्क्वायर। अब यही तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट बन रहा है, क्या बोला है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 24 है, तो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर तो यही बन रहा है, इसका मतलब क्या हो गया nc2 p स्क्वायर इज इक्वल टू 24, ठीक है। अब nc2 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, 2 है तो पीछे जाएंगे, n into n minus 1 भाई नीचे 2 फैक्टोरियल हो गया 2, ठीक है, into p स्क्वायर इज इक्वल टू 24, ठीक है। 2 को उधर भेज दो, n into n minus 1 into p square this is equal to 48, वो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों को सॉल्व करो, वहां से किसी एक वैल्यू को पुट करो, सपोज हम p को पुट कर रहे हैं 8/n, ठीक है, यहाँ पर पुट कर दो p को 8/n, सॉल्व कर लो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को सॉल्व करना है, आगे सॉल्व कर ही सकते हो, तो सॉल्विंग 1 into n का वैल्यू 4 मिल जाएगा, p का वैल्यू 2 मिल जाएगा, देख लो करके। तो अगला क्वेश्चन बनाओ, सर nc2 को n into n minus 1/2 क्यों लिखे? बता रहे हो तुम मेरा सारा लेक्चर किए थे ना? नहीं सर, लास्ट लेक्चर नहीं हुआ था। नहीं सर, सारा नहीं हुआ था, थोड़ा छूट गया था। देखो लेक्चर को मिस नहीं किया करो, मिस करोगे तब तो दिक्कत होगा ही, ठीक है, इसलिए तो रिकॉर्डेड रहता है, किसी ने मिस हो जाता है ड्यू टू एनी इश्यूज, अगर मिस हो जाता है, ठीक है, तो रिकॉर्डिंग देख लिया करो फिर। अब रिकॉर्डिंग में नहीं देखोगे तो ऑब्वियस सी बात है आगे क्लासेस में दिक्कत हो गई, ठीक है, दैट इज वेरी मतलब वेरी ऑब्वियस कि तुम अगर तुम्हारा कोई प्रीवियस क्लासेस मिस होता है तो आगे क्लास में दिक्कत हो गई। तो ये जो चीज है NC2, ठीक है, ये तो आई थिंक हम पहले ही क्लास में बताए थे, पहले ही क्लास में जहां पर हम बाइनोमियल कोएफिशिएंट को एक्सपेंड करना बता रहे तो वहीं पर बताए थे कि जैसे तुम्हें अगर 5 या मान लो कुछ भी और 8C3 का वैल्यू निकालना है, ठीक है, तो शॉर्टकट एक बताए थे, याद है, क्योंकि नीचे 3 है तो हम लोग 8 से पीछे जाएंगे 3, 8 into 7 into 6 भाई नीचे हो जाएगा 3 का फैक्टोरियल, याद है ये अटेंड किए थे? हाँ सर, ये लगी। तो वही तो बोल रहे हैं कि अगर NC2 है, ठीक है, अगर NC2 है तो वही तो कर रहा है, अगर NC2 है इसका मतलब हम n से पीछे जाएंगे 2, एक हो गया n एंड इसके पीछे क्या हो जाएगा n-1, है ना, n-1 नीचे हो गया 2 फैक्टोरियल,
तो वही हो गया n into n minus 1 by 2 factorial। 2 factorial का मतलब 2 ही हो गया, and p square रहा। ठीक है, ठीक। तो कोई भी क्लासेस को मिस नहीं किया करो, ठीक है। ड्यू टू इनिशियल क्लासेस मिस हो जाता है तो जरूर से रिकॉर्डिंग को देख लिया करो ताकि कुछ भी चीज मिस ना हो, नहीं तो आगे क्लासेस में दिक्कत होगा। चलो ये क्वेश्चन बनाओ, फाइंड द सम ऑफ ऑल द रैशनल टर्म्स इन एक्सपेंशन ऑफ दिस। अब इस टर्म को तुम अगर एक्सपेंड करोगे तो कुछ रैशनल टर्म आएगा एंड बहुत सारे रैशनल, इसमें मैक्सिमम तो रैशनल टर्म्स ही दिख रहा है, इरैशनल टर्म्स आएगा। तो जो जो रैशनल टर्म्स आएगा उन सबको ऐड कर देंगे तो क्या क्या आएगा, यही पूछ रहा है। सर उसमें 3 के पावर में क्या लिखा है? 3 के पावर में 1/5 है, 3 के पावर में 1/5, 3 के पावर में 1/5 और 2 के पावर में 1/3, 2 के Yes, sir. पावर में 1/3। ये लिख लिए सब लोग रब करने से? यस सर। यस सर। सर 11। नहीं, गलत, गलत जवाब है 11। सर 35। नहीं, 35 भी गलत जवाब है। कितना? सर 1 होगा। नहीं, और किसी का आ रहा है? सौरभ, स्वर्णिम, और किसी का आ रहा है क्या? प्रीतम तुम्हारा आ रहा है? हाँ सर बना रहे, रुक जाइए। तो बन जाएगा। ओके, बनाओ बनाओ, 2 मिनट टाइम दे रहे और बनाओ, बन रहा है तो। लॉजिकली सोचो थोड़ा, तब सोच सकते हो, थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा। इस तरह का सम काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और भी तुम्हें इस तरह का सम मिलेंगे तो इसका सर कंसेप्ट पावर वाला जो है उन लोग को नहीं लेना है ना? पावर में क्यों नहीं लेना है? बिल्कुल लेना है। तुम्हारे ये पहला टर्म है 3 के पावर में 1/5, नहीं सर, वो दूसरा टर्म है एक्सपेंशन 3 के के पावर में बाद 1/3। बोल रहे हैं। क्यों नहीं लेना है? बिल्कुल लेना है। ये तुम्हारा एक टर्म है, जैसे हम लोग करते हैं x प्लस वाई के पावर में n, तो ये तुम्हारा x है, ये तुम्हारा n है, तो कंप्लीट सिस्टम को लेना है, कंप्लीट सिस्टम को लेना है, दोनों को लेना है, ऑफ कोर्स। क्यों नहीं लेना है? आएगा किसी का? ओके चलो ठीक है, जनरल टर्म को लिखते हैं, ठीक है। सर 1 मिनट रुकिए। अच्छा ओके ठीक है, बनाओ। सर c के तो टर्म्स में आ रहा है 5c3, 3 के पावर में 3/5 प्लस 5c5, 2 के पावर में 2/5। सिंपलीफाई करो। नहीं 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 नहीं, तो वो रैशनल टर्म कैसे हो रहा है? तुम्हारा 3 के पावर में कुछ मतलब आ रहा है, वो तो रैशनल वहीं पर हो गया। सर रैशनल कोफिशिएंट टर्म का मतलब क्या समझते हो? रैशनल टर्म्स, मुझे रैशनल टर्म्स चाहिए। सर 3 होगा क्या? नहीं 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 नहीं, सर चलो ठीक है देखते हैं। हाँ 10। नहीं, चलो देखो इस तरह का क्वेश्चन मेंस में भी आया हुआ है, आई थिंक 2018-19 में आया हुआ है इस तरह क्वेश्चन, एंड काफी इंपॉर्टेंट भी है इस तरह का। बंद कर। अच्छा ठीक है, चलो 1 मिनट और रुकते हैं, चलो बनाओ। या 59 इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड स्नेहा, वेरी गुड, 59 इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड स्नेहा, वेरी नाइस।
बाकी लोग भी बनाओ, एक सही आंसर आ चुका है। हाँ आ गया सर 59। आ गया, ओके वेरी गुड स्वर्णिम। थोड़ा लॉजिक लगाओगे तो आ जाएगा थोड़ा। हाँ सर 59 आ रहा है। आ गया, ओके चलो हाँ। अच्छी बात है। तो थोड़ा लॉजिकली सोचोगे तो आ जाएगा, है ना। चलो ठीक है, देखते हैं क्या लॉजिक है इसके पीछे। तो देखो सबसे पहले तो हम लोग जनरल टर्म को लिखते हैं, टी आर प्लस 1। जनरल टर्म को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले एनसीआर होता है, तो ये 5CR, ठीक है। एनसीआर होता है तो 5CR, ठीक है। फिर क्या होता है, फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट टर्म है, एंड ये फर्स्ट टर्म के पावर मान लो आर लिख दिए, एंड जो सेकंड टर्म है 2 के पावर में 1/3, इसके पावर में लिख दिए n माइनस आर, मतलब हो गया 5 माइनस आर, ठीक है। ऐसा कुछ लिख दिए, या कहीं भी लिखो इसको, मान लो यहाँ पर r लिख दिए, कहीं भी लिखो तो फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर अगर r लिखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 माइनस आर, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर r हो जाएगा, वो आगे पीछे कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना। उसको कहीं भी लिखो, तो मान लो यहाँ पर 5 माइनस आर अगर लिख रहे हैं, तो जो अगला टर्म है 2 के पावर में 1/3, उसके पावर में हो जाएगा r, ठीक है। तो फाइनली क्या आ रही है, 5CR इंटू 3 के पावर में, ठीक है, एक मिनट, पावर 5 सर 15 होगा ना पावर? 15 हाँ सर 15 होगा। 15 लिखे थे क्या? नहीं सर। 15 लिखे नहीं। तो पूछ 15 रहे कैसे सर। होगा? हाँ सर जो आंसर आया है उसमें 15 करने से आ रहा है। हाँ, एक्चुअली 15 ही होगा क्वेश्चन में, मतलब 15 ही लेके सॉल्व किए या 5 लेके सॉल्व किए? 15 लेके। क्वेश्चन में ही 15 लिखे हैं। 15 लिखे। तुम खुद से ही 15 ले लिए? हाँ हाँ, सर 5 में 15 है सर। नहीं बन रहा। हाँ, यहाँ 15 होगा या एक्चुअली सॉरी यार, गलती से मैंने यहाँ पर 5 लिया, तुम लोग तो खुद से 15 लेके सॉल्व भी कर दिए। नहीं सर, मैं तो आ ही नहीं रहा, तो रुकिए रुकिए ट्राई करते हैं। 1 मिनट सर। अच्छा सर 1 मिनट, 2 मिनट सर। करो 15 होगा, तो तुम लोगों ने क्वेश्चन करेक्ट करके सॉल्व कर लिया। वाह, ऐसे हाँ, करते हैं। वाह, बड़ा ही तेज सर, हो हम गया पहले तुम लोग तो अलग ही लेवल पे चला गया। पहले 5 लिखे थे सर। सही है, तुम लोग अलग ही लेवल पे चला गया, गलत क्वेश्चन को सही करके बना देता है। वाह सर हम तो 1/3 को 1/5 कर दिए अपने से। अच्छा, 27 32 हाँ 9 तो 15 है ना। ये बता रहे कैसे किए सर। 3 है ना, और 15 है, मतलब इसमें काटे से 3 के पावर मतलब आ गया हम लोग का 3 आ गया है ना, और इंटू 2 और 15/3 5 आ गया, मतलब 3 मतलब क्यूब 27 प्लस 32 को जोड़े 59 है। नहीं वैसे नहीं, तुम क्या कर रहे हो पता नहीं, समझ नहीं पाए तुम क्या कर रहे हो। देखो एक्चुअली ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, हाँ वहां पर पावर जो है पावर 15 होगा, पहली बात तो, ठीक है। तो देख लो TR प्लस 1, तो सबसे पहले चलो जनरल टर्म को लिखते हैं। ये हो गया 15 TR, जनरल टर्म को लिख रहे हैं 3 के पावर में 1/5, ठीक है, एंड कंप्लीट के पावर में क्या हो जाएगा, हाँ 59 आ गया। हाँ ओके वेरी गुड सौरभ। ओके, तो ये सबसे पहले जनरल टर्म को लिख रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 15, एंड ये 3 के पावर में क्या आ जाएगा 15 माइनस r/5, ठीक है, एंड ये आ जाएगा 2 के पावर में r/3, एंड दिस इज TR प्लस 1, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मुझे रैशनल टर्म चाहिए। अब रैशनल टर्म कब हो सकता है, जब यहाँ पर 3 का पावर एंड 2 का पावर दोनों इंटीजर्स हो, तभी तो रैशनल हो सकता है ना। अगर यहाँ पर 3 का पावर कुछ इंटीजर्स नहीं हुआ, कुछ फ्रैक्शन में आ गया, तो रैशनल कैसे होगा, ऑफ कोर्स यहाँ पर इरैशनल आ जाएगा। अगर यहाँ पर 3 का पावर तुम, ठीक है, 3 का पावर कुछ ऐसा कुछ तुम फ्रैक्शन ले रहे हो, मान लो ऐसा कुछ 2/3, ठीक है, या 3 के पावर में 1/3, तो ये सब इरैशनल टर्म हो जाएगा, ठीक है, ये सब तो इरैशनल टर्म हो जाएगा। तो तुम्हें यहाँ पर 3 तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर पावर जो है पावर इंटीजर चाहिए, है ना। अगर 3 का ही पावर कुछ इंटीजर हुआ, 2 का ही पावर कुछ इंटीजर हुआ, तब जो टर्म आएगा वो क्या आएगा, रैशनल आएगा, ठीक है। तो चलो, सो टू ऑब्टेन यहाँ पर लिख देते हैं एक लाइन, ठीक है, टू ऑब्टेन रैशनल टर्म्स, अगर मुझे रैशनल टर्म्स चाहिए, टू ऑब्टेन रैशनल टर्म्स वी मस्ट हैव integral powers, we must have integral powers of 3 and 2। 3 and 2 का मुझे इंटीग्रल पावर चाहिए, मतलब जो पावर्स है वो इंटीजर्स होना चाहिए, जो पावर है वो इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। चलो पहला जो पावर है ये 15 माइनस r/5, ठीक है, इसको जरा ऐसे लिख लेते हैं 3 माइनस r/5, ये इंटीजर होना चाहिए, मस्ट बी इंटीजर, एक इंटीजर होना चाहिए।
ठीक है, तो ये अगर एक इंटीजर होगा, ठीक है, तो इसको अगर एक मुझे इंटीजर चाहिए तो हम आर का वैल्यू क्या क्या पुट कर सकते हैं, आर को अगर हम 0 डाल दें, ठीक है, आर को सबसे पहली बात आर को हम कहां से कहां तक डाल सकते हैं, ऑफकोर्स 0 से 15 तक डाल सकते हैं, ठीक है। आर का मैक्सिमम वैल्यू n हो सकता है, आर जो होता है, ठीक है, आर जो होता है वो 0 सीक्वल से लेकर n तक, हमेशा ध्यान रखना जब भी हम लोग एनसीआर लिखते हैं ऐसे करके, इसका मतलब आर जो है वो 0 से मतलब 0 या 0 से बड़ा एंड n या n से छोटा होगा, ठीक है, मतलब ये n के मतलब n से ज्यादा नहीं हो सकता है एंड 0 से कम तो ऑफ कोर्स हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो n को 0 डाल सकते हैं, देखो n को 0 डालेंगे तो ये वाला पार्ट पूरा 0 हो जाएगा, तो बचा 3, तो 3 के पावर में 3, तब तो रैशनल टर्म आ जाएगा, ठीक है। अब देखो r को 1 नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि r को अगर 1 डालेंगे तो क्या हो जाएगा 3 - 1/5, तो 3 - 1/5 क्या हो जाएगा 14/5 सिंपलीफाई करके, तो वो तो फ्रैक्शन में आ गया, तो 3 के पावर में कुछ भी फ्रैक्शन में आएगा तो वो तो टर्म को रैशनल बना देगा, वो तो पूरा ही टर्म को रैशनल बना देगा ना, तो ऑफ कोर्स नहीं डाल सकते, तो ऑफ कोर्स मुझे यहाँ पर 5 का मल्टीपल ही डालना पड़ेगा, है ना, जब तुम 5 का मल्टीपल r को डालोगे तभी यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, तभी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो टर्म है मतलब ये पूरा टर्म एक इंटीजर आ जाएगा, ठीक है। तो और हम क्या क्या डाल सकते हैं, ऑफ कोर्स 5 डाल सकते हैं, ठीक है, 5 डाल सकते हैं, और क्या डाल सकते हैं 15 डाल सकते हैं, और कुछ डाल सकते हैं क्या, ये पूरा टर्म इंटीजर आ जाए, और कुछ डाल सकते हैं क्या ये कि ये पूरा टर्म इंटीजर आ जाए। सिमिलरली r/3, अब r/3 अगला 2 का पावर था ये r/3, अब r/3 का मुझे इंटीजर करना है, मुझे दोनों का पावर का इंटीजर करना है, ऐसा नहीं है कि बस ये इंटीजर हो गया तो हो गया, अभी ये भी अगर इसका भी पावर अगर ये 2 का ही पावर अगर कुछ फ्रैक्शन हो जाए तो ये भी अभी पूरे टर्म को रैशनल बना सकता है, ठीक है। तो मुझे साइमल्टेनियसली दोनों के पावर को क्या करना पड़ेगा, दोनों के पावर को इंटीजर करना पड़ेगा, दोनों का पावर अगर इंटीजर आ जाएगा तो दोनों का दोनों ही मिलके टर्म को क्या रैशनल बना देगा, ठीक है। तो चलो r/3 है, तो ऑफकोर्स हम r को 0 डाल सकते हैं, 3 डाल सकते हैं, 6 डाल सकते हैं, 9 डाल सकते हैं, 12 डाल सकते हैं, 15 डाल सकते हैं, ये सब डालने पे देखो r/3 जो एक इंटीजर आ जाएगा ना, मतलब r को हम 3 का मल्टीपल डाल दिए, 3 का मल्टीपल क्या हो जाएगा 0 3 6 9 12 15 से ज्यादा ऑफ कोर्स जा नहीं सकते हैं, तब क्या है मुझे दोनों इंटीजर चाहिए, मुझे दोनों का पावर इंटीजर चाहिए सेम r पे, तो देख लेते हैं कॉमन कौन कौन सा है, तो कॉमन मुझे दिख गया 0 और एक दिख गया 15, तो यही तो वैल्यूज है, यही तो r का वैल्यूज है, इसमें ये दोनों का दोनों पावर इंटीजर ही होगा, इसमें 0 एंड 15 देख लो, अगर हम 0 डालेंगे तो 0 डालेंगे तो क्या हो जाएगा 15/5 दैट इज 3 हो गया, और 0 डालेंगे तो 2 का पावर में 0, तो देखो ये पूरा रैशनल टर्म हो गया, ठीक है। अगर हम 15 भी डालते हैं तो 15 भी डालो तो ये 3 का पावर में 0 एंड 2 का पावर में 5, अभी भी देखो ये टर्म क्या हो जा रहा है रैशनल बन जा रहा है, तो यही दोनों ऐसा r है जिनके लिए ये जो टर्म है ये रैशनल बन जाएगा, ठीक है। तो वी हैव, समझ में आ रहा है सबको कंसेप्ट, so we have Yes, two sir. values of r, two values of r, that is 0 and 15, ठीक है, 0 and 15, चलो तो r पे एक बार 0 डाल दो तो एक टर्म आ जाएगा, r पे एक बार 15 डाल दो दूसरा टर्म आ जाएगा, दोनों टर्म मिल जाएगा तुम्हें, फिर दोनों टर्म को ऐड कर दो, ठीक है, लिख लियो, देखो जल्दी से सर। हाँ सर हम ऐसे किए हैं, क्या, जैसे मतलब क्वेश्चन हम लोग को रैशनल फाइंड करना है ना सर, क्या, तो मतलब देखिए मतलब रैशनल मतलब एक तो इरेशनल एक तो रैशनल होगा जो 15 पावर है, तो सर अगर हम लोग लेते 3 1/5 को 2 बार लेते मतलब 2 1/3 मतलब एक का पावर रैशनल आएगा एक का पावर इरेशनल आएगा, हाँ वही तो मतलब बना के वो देख सर, एक बार जैसे 3 फिर 1/5 है तो पावर 5 लेंगे तो 3 का पावर 3 आएगा, 3 का पावर 3 आ जाएगा, वहाँ से मतलब 27 किए, हाँ और सर एक बार ये आपका जो मतलब रैशनल लेंगे मतलब इरेशनल लेंगे उसका पावर 0 आ जाएगा, 0 मतलब सर उसका 1 मल्टीप्लाई कर देंगे मतलब सम जोड़ देंगे सर करके, तो वही दोनों वैल्यूज को क्यों लेंगे, वही दोनों वैल्यू को क्यों लेंगे सर, क्वेश्चन में r का वैल्यू को 0 और 15 ही क्यों लेंगे, हम तो पूरा मतलब प्रूफ किए कि r 0 और 15 पे ही हो सकता है और कोई यहाँ पे हो ही नहीं सकता है, हाँ तो डायरेक्ट किए 15 हो जाएगा नहीं, एंड कितना हो जाएगा 15 2 के पावर r/3 है ना, नहीं 32 2 के पावर 5,
तो दिस इज योर 32, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज दैट जो रैशनल टर्म है वो तुम्हारा ये पहला टर्म है, T1 पहला टर्म है, आखिरी टर्म, पहला और आखिरी टर्म ही जो है वो क्या है, रैशनल टर्म है। एंड इन दोनों को ऐड करेंगे तो 27 + 32 दैट इज योर 59, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर, सबको क्लियर है ये पार्ट, ठीक है। हाँ सर। ओके, तो लोग लिख लो जल्दी से इसमें। चलो अगला क्वेश्चन का बनाओ। Find the coefficient of x to the power n in the expansion of 1 plus x into 1 minus x की पावर में n। सर बोलो। सर एक बार सुन लिए सर, हम क्या बोल रहे हैं। बोलो। सर जो क्वेश्चन आप बोले, फाइंड द सम ऑफ ऑल द रेशनल टर्म्स इन द एक्सपेंशन 3 1/5 + 2 1/3 इसका होल 15 है ना सर, पावर। तो सर देखिए 3 1/5 है, पावर 15, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं सर 3 1/5 को 3 raised to power 15/5। क्या फिर से बोलो। 3 1/5 + 2 1/3 होल 15 है ना सर, आप लिखा है तो उसको सर हम लोग लिख सकते हैं 3 का ऊपर 15/5। 15/5 हाँ, उसको लेंगे सर, मतलब पावर, तो 15/5 मतलब कट जाएगा, 3 raised to power 3 आ जाएगा। प्लस क्वेश्चन में प्लस था आपका, फिर से 2 1/3, इसको फिर 15 को कॉमन लेंगे सर, मतलब कॉमन पावर लेंगे। अच्छा, समझे। तुम ये कर रहा है, एक मिनट समझे, तुम ये कर रहा है कि 3 के पावर में 1/5 प्लस 2 के पावर में 1/3 के पावर में ऐसा 5 है। तुम क्या किया, तुम डायरेक्टली दोनों में पावर को अंदर ले चला गया। तुम ऐसा कर रहा है कि 3 के पावर में 1/5 इसके पावर में 15 ले लिया, प्लस 2 के पावर में 1/3 के पावर में 15 ले लिया, ऐसा कर रहा है। हाँ यही। अच्छा, तो तुम्हारा आंसर आ गया, तुमको लगता है कि सही है प्रोसेस। हमारे यहाँ आ गया 3 के पावर में 3 प्लस 2 के पावर में इधर आ गया 5, ठीक है। तुम्हारा आंसर आ गया 59। और ये प्रोसेस बिल्कुल गलत है, बिल्कुल भी गलत है ये प्रोसेस। अरे लॉजिकली सोचो, तुम क्या बोल रहे हो कि तुम डायरेक्टली पावर को अंदर ले चल जाओगे। तुम ही सोचो कि मतलब ये तो तुम्हें कॉमन सेंस होना चाहिए कि ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। तब तो हम बोलेंगे कि अगर तुम्हें x + y का होल स्क्वायर लिखना है, तो तुम ऐसे ही लिखोगे x² + y², इसमें पावर 2 ले लो, इसमें पावर 2 ले लो। तब तुम ये भी बोलेंगे कि x + y के पावर में अगर 100 लिखना है तो यही हो जाएगा, x के पावर में 100 प्लस y के पावर में 100, यही हो जाएगा। तो फिर हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़ क्यों रहे हैं? अगर तुम सबसे पहले लॉजिकली सोचो, ये एक बाइनोमियल टर्म है, बाइनोमियल को तुम पूरा एक्सपेंड करो, इसमें कितना टर्म्स होना चाहिए? 16 टर्म्स होना चाहिए। तुम्हारे कितना टर्म आ रहा है? 2 ही टर्म, बाकी कहाँ है? समझ रहे हो? हाँ सर। तो ये तो बिल्कुल गलत है। तुम यहीं पर लॉजिकली सोचो, तुम ये बोलो कि x + y का स्क्वायर है तो तुम बस यहाँ पर पावर को अंदर ले चल जाएंगे। तो ये तो मतलब कॉमन सेंस तुमको होना चाहिए कि ऐसा तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। ऐसे कैसे कर सकते हैं? तब तो यहाँ पर 2 ही टर्म आएगा। यहाँ पर पावर 100 भी है तो 100 को अंदर ले चल जाएंगे, यही होगा। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं कि तुम्हारा आंसर सही हो गया तो वो चीज सही हो गया, नहीं, वो प्रोसेस बिल्कुल गलत है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इसको तुम बाइनोमियल एक्सपेंड करना पड़ेगा तो 16 टर्म्स आएगा। ओके सर, -1 का पावर n और 1 - n मल्टीप्लाई में -1 के पावर में n इंटू 1 - n, ये आ रहा है। हाँ सर सर। यही आ रहा है। हाँ सर यही आ रहा तो ये आ रहा है। ओके वेरी गुड। नहीं, या आई थिंक शायद ये आंसर है।
बाकी लोगों का आ रहा है क्या? जिन लोगों का ये आ गया वो लोग अगला क्वेश्चन को बना सकते हो, अगला क्वेश्चन भी हम लिख दे रहे हैं। क्वेश्चन का आंसर सही यही आएगा, देखो तो ये आ रहा है क्या? हाँ सर। ओके वेरी गुड। चलो जिनका ये बन गया अगला क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, जिनका वो नहीं बना है तो सबसे पहले तो उस क्वेश्चन को बनाओ। सबसे पहले तो सोचो तुम्हें कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n निकालना है, एक्सपेंशन ऑफ 1 + x * 1 - x की पावर में। जिनका ये बन चुका है वो लोग इसे ट्राई कर सकते हो अगला क्वेश्चन को। बाकी लोग इस क्वेश्चन को लिख लो, जो लोग ये बना चुके हैं वो लोग इस क्वेश्चन को लिख के ट्राई करो। इसका और किसी का आंसर आया? और किसी का आंसर आ रहा है? प्रेम तुम्हारा आया? सर बना रहे हैं। बनाओ बनाओ। हाँ तो यही है -1 रेस्ट n 1 - n। वही आ रहा है। ओके वेरी गुड वेरी गुड। ये बन गया तो अगला क्वेश्चन लिखो, उसको बनाओ। सर आ रहा है 232। 222 सर 232। 232 ओके, आई थिंक 232 इज द करेक्ट आंसर। बाकी सब क्या आ रहा है? बाकी सब देखो कितना आ रहा है। वेरी गुड अभिनंदन, बहुत जल्दी बना लिए, वेरी गुड। सर 232। ओके वेरी गुड वेरी नाइस। बाकी लोग आ रहा है? सर 232। वेरी गुड वेरी नाइस। ओके चलो पहले जल्दी से वो क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर अगले क्वेश्चन पे आएंगे। तो देखो मुझे इसके एक्सपेंशन में तो देखो सबसे पहले इसमें कितना सारा टर्म आ गया। वेरी गुड। इसमें देखो इसमें क्योंकि बाइनोमियल एक्सपेंशन है तो n+1 टर्म्स इसमें ही होगा, n+1 टर्म्स इसमें होगा, ठीक है। यहाँ पर 2 टर्म्स है तो एंड वहां से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे तो वहां पर x के पावर में n का कोएफिशिएंट क्या होगा यही पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो चलो एक काम करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ठीक है। 1 - x ऐसे लिखते हैं, 1 - x की पावर में n into 1 + x। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1 - x की पावर में n, ठीक है, प्लस इस टर्म को पूरा x के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो x इंटू, अब मुझे इस टर्म से x टू द पावर n का कोएफिशिएंट चाहिए, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n इन 1 - x की पावर में n प्लस कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n - 1 इन 1 - x की पावर में n। और why it is so, ऐसा क्यों हो रहा है? इट इज बिकॉज क्योंकि यहाँ पर तो डायरेक्टली, यहाँ से तो डायरेक्टली मुझे
x की पावर में n का कोफिशिएंट मिल जाएगा, बट यहाँ से बस मुझे x की पावर में n-1 का कोफिशिएंट चाहिए होगा, ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक ऑलरेडी x तो है, तो वो x जो है वो ये -1 को काट देगा ना। देखो x की पावर में यहाँ पर एक ऑलरेडी x है, यहाँ पर एक ऑलरेडी x है, यहाँ से मतलब x की पावर में n-1, x की पावर में 1 को निकाल लोगे, x की पावर में 1 का कोफिशिएंट को निकाल लोगे, तो एक्चुअल में क्या होगा? देखो ये -1 जो है इसे ऐसे लिख सकते हैं, ये कट के, ये भी तो एक्चुअली x की पावर में n का ही टर्म्स आ रहा है ना, ये भी तो एक्चुअली x के पावर में n का ही टर्म्स दे रहा है। तो क्योंकि यहाँ पर एक ऑलरेडी x है, क्योंकि यहाँ पर एक ऑलरेडी x है, और मुझे इस कंप्लीट से x टू द पावर n का टर्म्स चाहिए। ध्यान से समझो इस बात को कि मुझे इस कंप्लीट टर्म से x टू द पावर n का टर्म्स को चाहिए, x के पावर में n का टर्म्स को चाहिए इस कंप्लीट से, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर एक ऑलरेडी x है, तो यहाँ से बस मुझे x के पावर में n-1 का टर्म्स चाहिए, क्योंकि फिर वो दोनों मल्टीप्लाई होकर x के पावर में n इस कंबाइंड टर्म से मुझे मिल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ से तो डायरेक्टली मुझे x की पावर में n का चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तो कुछ दिक्कत नहीं है, यहाँ पर डायरेक्टली x की पावर में n का निकाल लेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे? इससे यहाँ पर इस टर्म से x टू द पावर n-1 का निकालेंगे, फिर क्या है? फिर ऐड कर देंगे दोनों के, इसलिए ऐड कर रहे हैं। ओके, तो क्वाइट सिंपल। अब देखो 1 - x की पावर में n, अब मुझे एक ही टर्म है, ठीक है, अब एक ही चीज है 1 - x की पावर में n, तो इसका जनरल टर्म को लिख लेते हैं। इसका जनरल टर्म क्या हो जाएगा? tr+1, ये हो जाएगा क्या? ncr तो -1 के पावर में -1 के पावर में, और यहाँ पर ये x नहीं सॉरी 1 के पावर में है ना, 1 और -x है, तो ये हो जाएगा -x की पावर में r, -x की पावर में r लिख देते हैं ऐसा, ठीक है। एंड फाइनली ऐसा लिख देते हैं ये ncr -1 की पावर में r x की पावर में r, ये -1 को अलग कर लेते हैं, ठीक है, ऐसा लिख लेते हैं कि -1 के पावर में x की पावर में। अब सोचो कि मुझे x की पावर में n का कोफिशिएंट चाहिए, इसका मतलब मुझे r को क्या डालना पड़ेगा? n डालना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्टली मुझे मिल जाएगा, अगर हम r को n डाल देंगे, ठीक है, यहाँ पर अगर हम r को n डाल देंगे तो पुट r इज इक्वल टू n यहाँ पर फर्स्ट के लिए, एंड सेकंड के लिए क्योंकि मुझे कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर x की पावर में n-1 चाहिए इन दिस, इसी में मुझे x की पावर में n-1 चाहिए, मतलब r को क्या डालना पड़ेगा? r को अगर हम डाल देंगे n-1 तो हो जाएगा। तो अगर हम पहला में देखो, अगर हम r को n डालेंगे, अगर हम r को n डालते तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बताओ? क्या आ जाएगा? ncn -1 के पावर में n, यह आ जाएगा कोफिशिएंट x टू द पावर n का। अगर हम r को n डालेंगे तो कंप्लीट में डालना पड़ेगा, तो कंप्लीट में अगर यहाँ पर r को n डालेंगे तो यहाँ तो x टू द पावर n मिल जाएगा, एंड जो बाकी बचेगा वही तो कोफिशिएंट हो जाएगा x टू द पावर n का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ncn -1 के पावर में -1 के पावर में हो गया, प्लस फिर क्या? अगर हम r को n-1 डालते हैं, क्योंकि अब मुझे x की पावर में x के पावर में n-1 चाहिए, तो इसलिए मुझे r को क्या डालना पड़ेगा इस बार? n-1, क्योंकि मुझे n-1 चाहिए x की पावर में, तो r को अगर हम डालते n-1 तो कंप्लीट में मुझे डालना पड़ेगा n-1, तो n-1 डालेंगे तो क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? ncn-1 into -1 के पावर में n-1, ठीक है, एंड ये हो गया x के पावर में n-1, तो x के पावर में n-1 जो बचा वही तो कोफिशिएंट हो गया, तो मुझे कोफिशिएंट ही चाहिए, तो कोफिशिएंट ये हो गया, ठीक है। अब आगे बस सिंपलीफाई करना है, तो क्या हो जाएगा? NCN का वैल्यू तो 1 होता है, यहाँ से बस बच गया -1 के पावर में, यहाँ से यही बच जाएगा, ठीक है। अब NCn-1, अब NCn-1 का वैल्यू निकाल के देखो, उसका वैल्यू n आ जाएगा, उसका वैल्यू n आ गया, ये आ गया -1 के पावर में n-1, ऐसा कुछ आ जा रहा है, ठीक है। अब जो आया उसको थोड़ा सा अगर सिंपलीफाई कर ले तो हो जाएगा काम, देख लो, -1 के पावर में n प्लस n टाइम्स ऑफ ये -1 के पावर में n भाई यहाँ लिख देता -1, ठीक है, -1 के पावर में 1 था ऐसे, ठीक है। अब क्या कर रहा है? -1 के पावर में n, ठीक है। अब ये माइनस को यहाँ ले चल जाता है, माइनस ये -1 के पावर में, तो -1 के पावर में आ जाएगा कॉमन, एंड दिस इज 1 - n, दिस इज 1 - n, दिस इज द फाइनल आंसर, ये आ जाएगा कोफिशिएंट, ठीक है। अगला भी एक क्वेश्चन दिए थे, तो आप अगला क्वेश्चन को देखो बाकी लोग, एंड जिनसे वो क्वेश्चन बन गया था अगला क्वेश्चन भी, उनके लिए उसके आगे और एक क्वेश्चन दे रहे हैं जिनसे वो भी बन गया था। फाइंड, एक छोटे से जगह में लिख दे रहे हैं, S इज इक्वल टू सिग्मा की 1 से लेकर के इंफिनिटी सिग्मा r 0 से लेकर के k, टू के पावर में 2r
बाई 7 के पावर में r इंटू n सी के। ACR। चलो जिनसे वो सेकंड वाला क्वेश्चन भी बन गया था वो इसे बना सकते हो, ठीक है। एंड जिनसे वो सेकंड वाला नहीं बना मतलब अभी ट्राई नहीं किया हो तो वो लोग इसको पहले ट्राई करो। उसमें क्या निकालना था, कोएफिशिएंट x टू द पावर -1 निकालना था ना, x टू द पावर -1 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस x के पावर में 4 इंटू 1 प्लस 1 बाई x के पावर में 8। चलो निकालो। एंड बाकी लोग जो लोग इस क्वेश्चन को बना चुके हैं उससे सोचो, ध्यान से देखना। सिग्मा क्या है, सिग्मा k1 से लेकर इंफिनिटी, उसके बाद है सिग्मा r0 से लेकर के k 2 के पावर में 2r बाई 7 के पावर में r तो k सी r। बाकी लोग इसको बनाओ, इसका रेपा आंसर आ रहा है तो इस कंसेप्ट को समझ गए हो तो आयोग की अब बन जाना चाहिए। अगर इस कंसेप्ट को समझे हो तो इस क्वेश्चन को बनाओ। बाकी लोग इसको सोचो, जिसे बना चुके हैं उसको सोचो, दिमाग लगाओ, बिल्कुल सोच सकते हो। आई नो कि देखने में थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो बिल्कुल सोच सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा सोचो बस अच्छे से। सॉरी एक चीज, यहाँ पर 7 की पावर में k है, ठीक है, r नहीं सॉरी 7 की पावर में k है यहाँ पर, ठीक है, ध्यान रखना। 2 के पावर में 2r बाई 7 के पावर में k तो k सी r, 7 के पावर में k है नॉट r। इसका आंसर आया बाकी लोगों का, बाकी लोग ट्राई करो, ये बन जाएगा, सॉल्व करो, थोड़ा दिमाग लगाओ। इसी क्वेश्चन जैसा है, बहुत हद तक इसी क्वेश्चन जैसा है। सॉल्व हो रही है, सॉल्व हो रही है नहीं? आ रहा है किसी का? नहीं आ रहा है? सर नहीं आ रहा है। ओके चलो ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो, लास्ट क्वेश्चन में थोड़ा n मतलब n था तो जनरल टर्म जैसा था, तो आई थिंक उसमें थोड़ा बहुत दिक्कत अगर हुआ होगा तो आई थिंक इस प्रॉब्लम से बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। अच्छे से समझो इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि x के पावर में -1 का कोएफिशिएंट चाहिए, तो ऑफ कोर्स इसको तुम पूरा एक्सपैंड करोगे तो इसमें
1 प्लस 1 में x की पावर में 8 है, ठीक है। तो बाइनोमियल एक्सपैंड करो, उसमें कितना टर्म्स होगा, 9 टर्म्स होगा, है ना, इसमें 9 टर्म्स होगा। तो 9 टर्म्स को एंड इधर भी 3 टर्म्स है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत सारा टर्म आएगा, ठीक है। कितना आएगा इसको, मतलब पहला टर्म पूरा 9 टर्म से मल्टीप्लाई होगा, ये टर्म भी पूरा 9 टर्म से, ये टर्म भी पूरा 9 टर्म से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। फिर आपस में कंबाइन होकर सिंपलीफाई होगा तो कुछ नंबर ऑफ टर्म्स आएगा, ओके। तो उसमें से बोल रहे हैं कि x की पावर -1, x की पावर -1 जो टर्म आएगा उसका कोएफिशिएंट क्या होगा? हां फिर इसके अंदर से 2.5 है। 2.5 कौन सा, किसका आंसर? इससे पहले वाला 2.5 आंसर किसका आ रहा है? मेरा सर किसका नाम? सोमू 5/7 डिवाइड बाय 1 माइनस 5/7। अच्छा, ओके ओके, ठीक है, उस पे आएंगे, ठीक है, उस पे आएंगे अभी। तो सबसे पहले देखो ये कि फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर -1 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, ठीक है। तो चलो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले क्या करते हैं, सारे टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1/x के पावर में 8, ठीक है, प्लस उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं 3x² into 1 प्लस 1/x के पावर में 8, ठीक है, प्लस x के पावर में 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 प्लस x के पावर में, पूरे मल्टीप्लाई कर चुके हैं, ठीक है। अब मुझे इस कंबाइन से, मुझे इस सारे चीज से x के पावर में -1 का कोएफिशिएंट चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम एक एक टर्म से निकाल लेंगे। तो इससे सबसे पहले क्या हो जाएगा, इससे निकालना है तो डायरेक्टली निकाल लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर -1 इन दिस 1 प्लस 1/x के पावर में 8, सबसे पहले तो इससे निकाल लेंगे। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है कि यहाँ से हम डायरेक्टली x के पावर -1 का कोएफिशिएंट को निकालेंगे। इससे हम क्या निकालेंगे, 7/3 है उसका आंसर। नहीं 7/3 नहीं है, फिर 5/2 5/2 किसका आंसर आ रहा है? मेरा सर। ठीक है, देखते हैं शायद वैसा ही कुछ है शायद। देखते हैं उसका आंसर क्या है। मेरा 2 आ रहा। क्या आ रहा है, 2? नहीं, 2 भी नहीं है, फिर से बनाओ, ओके। तो ये टर्म है 1 प्लस 1 में x के पावर में 8, ठीक है। अब वहां से, अब देखो, अब मुझे इस टर्म से भी x के पावर में -1 चाहिए, x के पावर में -1 चाहिए। तो यहाँ तो ऑलरेडी x² है, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, मुझे कंप्लीट x टू द पावर -1 का टर्म चाहिए, यहाँ पर ऑलरेडी x² है, तो यहाँ से हम कौन सा टर्म को निकालेंगे, x to the power -3। x टू द पावर -3 है ना, तो क्या हो जाएगा प्लस एंड, हाँ क्योंकि यहाँ पर 3 है तो 3 को तो लिख दो, क्योंकि यहाँ पर जब हम कोएफिशिएंट निकालेंगे x टू द पावर -1 का, वो 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 टाइम्स तो होगा ही, तो 3 टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ, या चलो यहाँ पर नहीं, हम आगे लिख देंगे 3 प्लस, क्या लिख देते हैं, या लिखे देते हैं, चलो यहीं पर ठीक ही है, प्लस 3 टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ, क्योंकि वो कोएफिशिएंट को, ये 3 तो कोएफिशिएंट को 3 टाइम्स कर देगा ना, जो भी रहेगा, तो 3 टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर -3 इन दिस, x टू द पावर -3 का मुझे टर्म्स यहाँ से निकालना पड़ेगा, है ना। तो x टू द पावर -3 यहाँ से आएगा, यहाँ से x टू द पावर 2 है, तो अल्टीमेटली x टू द पावर -1 का टर्म्स मुझे मिल रहा है। सिमिलरली यहाँ से मुझे क्या निकालना पड़ेगा, इससे कौन सा टर्म निकालेंगे, x to the power -5 का निकालेंगे। ऑफ कोर्स x टू द पावर -5 का कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर -5 in the expansion of 1 plus 1 by x की पावर में 8, ठीक है, ओके। तो बेसिकली एक ही एक्सपेंशन है, 1 plus 1 by x की पावर में 8, एक्सपेंशन यही है। पहले में मुझे x के पावर -1 चाहिए इससे, ठीक है, प्लस 3 टाइम्स कर देंगे, फिर वही सेम एक्सपेंशन में मुझे x टू द पावर -3 का टर्म्स चाहिए, एंड फिर 1 plus 1 by x का पावर 8, वही सेम एक्सपेंशन से मुझे x टू द पावर -5 का टर्म्स चाहिए, ठीक है। तो चलो, तो सबसे पहले तो जनरल टर्म को देख लेते हैं कि इसका जनरल टर्म क्या होगा। ये जो है 1 plus 1 by x की पावर में 8, ठीक है, उसका जनरल टर्म क्या होगा, तो tr+1, ठीक है, tr+1 जनरल टर्म क्या हो जाएगा, बताओ, हरप्रीत, इसका जनरल टर्म क्या होगा बताओ तो। सर इसका हो जाएगा सर 8cr x to the power, नहीं सर, x to the power 1 by x to the power 8 r होगा।
हाँ सर पूरा पे आर यही हो होगा, जाएगा सर बस। पूरा पे आर होगा सर, खाली एक्स नहीं होगा। हाँ ठीक है, तो 1 का पावर आर, हाँ हाँ। ठीक है, 1 का पावर जो आर है, तो 1 का पावर आर मतलब 1 ही हो गया, ठीक है। इसी को सेम चीज को ऐसे लिख सकते हैं, x टू द पावर माइनस आर, यस ऊपर ऊपर चला जाएगा तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। यस सर। तो ये हो गया जनरल टर्म। ओके, अब आगे देखते हैं। अब आगे क्या है, अब मुझे कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर -1 चाहिए, तो कोफिशिएंट ऑफ अगर यहाँ से मुझे x के पावर -1 चाहिए, तो r को क्या पुट करना पड़ेगा? r को यहाँ से मुझे क्या पुट करना पड़ेगा? 1 1 पुट करना 1 पुट पड़ेगा। करेंगे, है ना। ऑफ कोर्स, तो पहले केस में r को 1 पुट कर देंगे, ठीक है, प्लस 3 टाइम्स, फिर क्या पुट करेंगे जनरल टर्म में। अब मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, x टू द पावर -3 चाहिए, तो अगर x टू द पावर -3 चाहिए, तो r को क्या पुट करना पड़ेगा यहाँ पर? ऑफ कोर्स 3 पुट करना पड़ेगा, है ना। सर 3 पुट कर देंगे, फिर प्लस अगले केस में मुझे x टू द पावर -5 चाहिए, इससे ही, तो क्या पुट करेंगे कि -5 मिल जाएगा, सर 5 पुट करेंगे। 5 पुट करेंगे, ठीक है। 5 सर। ओके, तो देखो r को अगर 1 पुट करेंगे, तो r को 1 पुट करेंगे तो मुझे x टू द पावर -1 मिलेगा यहाँ पर। यहाँ क्या मिलेगा, 8c1, ठीक है। तो क्या आ रही है टर्म, 8c1 into x टू द पावर -1, तो ये क्या टर्म आ रहा है, देखो 8c1 x टू द पावर -1, अगर हम r को 1 पुट करते हैं तो, ठीक है। तो x टू द पावर 1 का कोएफिशिएंट क्या हो गया, 8c1 ही ना हो गया कोएफिशिएंट। मुझे तो कोएफिशिएंट चाहिए, तो कोएफिशिएंट तो यही हो गया 8c1, है ना। सिमिलरली क्या हो जाएगा, प्लस 3 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, r को 3 डालेंगे, तो r को 3 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 डालेंगे तो यहाँ पर भी 3 हो जाएगा। तो x टू द पावर -3 इसका कोएफिशिएंट क्या हो गया, 8c3, क्या हो गया 8c3। एंड सिमिलरली r को अगर 5 डालेंगे, तो r को 5 डालेंगे तो क्या हो जाएगा 8c5। अब सबको सॉल्व कर दोगे तो सॉल्व करके 232 आएगा। सबको सॉल्व कर दो, 8c1 का वैल्यू निकाल लोगे, 8c3 का वैल्यू निकाल लोगे, 8c5 का वैल्यू निकाल लोगे, तो फाइनली आ जाएगा 232। सबको क्लियर है? यस सर। ओके, देख लो सभी लोग। ओके, अगले वाले प्रॉब्लम का आया किसी का आंसर जो लोग ट्राई कर रहे थे? सर अगला वाला प्रॉब्लम लिख दीजिएगा ना सर, वो लिखे नहीं थे। लिख दे रहे हैं, इसको सभी लोग लिख लो। सौरभ आया उसका आंसर? सौरभ उसका आंसर आया? हाँ सर, उसका आंसर आया इस क्वेश्चन का? ये 232 वाला सर। नहीं, सिग्मा वाला, डबल सिग्मा वाला। नहीं सर। तो ट्राई किया ना? और एक बार ट्राई कर रहे सर। ट्राई करो। और किसका आंसर आया? How does it ये लिख लियो सब लोग? लिख चुके हो सब लोग? लिखो जल्दी Yes, से sir. लिखो। बाकी लोग लिखो, नहीं लिखे हो तो लिखिए हो। यस सर। हाँ, सोमू सॉल्व कर लिए थे? सोमू ये क्या है? हाँ सर, सॉल्व कर लिए थे? ये तो है सर। ऐसे क्या है? क्या किया हो बताओ? हाँ सर, क्या किया हो बताओ? तो सिग्मा है ना, सिग्मा के और 0 हाँ, कॉमन निकाले सर 1/7 को, पहले 1/7 के को। क्यों? बाहर कैसे निकल जाएगा ये सिग्मा से? हाँ सर, ये सिग्मा से बाहर कैसे निकल जाएगा? किया सर निकाले, वही गलत लग रहा है सर।
वही गलत लग रहा है मेरे को इसी जगह पे। तो हम ये 2 के पावर में 2r को भी कॉमन निकाल सकते हैं बाहर। भाई इसको तो नहीं निकाले, वही से रहता ही जा रहा है, पता नहीं जैसे ना यही गलत यार। ओके, तो देखिए एक काफी अच्छा सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। और किसका आंसर आया? स्वर्णिम बलराज आया क्या? स्वर्णिम एंड बलराज आया? अरे हाँ या नहीं, कुछ तो बोलो। सर बस इस जगह बता दिए कॉमन वाला पार्ट ऊपर में। देखो ये काफी अच्छा सा क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या कर रहा है, सबसे पहले तो हम एक सिग्मा को सॉल्व कर रहे हैं। पहले तो 2 सिग्मा है, तो डबल सिग्मा से पहले सबसे पहले एक सिग्मा को सॉल्व करते हैं। तो पहला सिग्मा को सॉल्व करता है। पहला सिग्मा क्या है? देखो सिग्मा r 0 से लेकर के k, ठीक है, 2 के पावर में 2r बाई 7 के पावर में k, ठीक है, इनटू k c r। सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं। तो यहां से सबसे पहले हम 7 के पावर में k को बाहर निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सिग्मा से इंडिपेंडेंट है, सिग्मा r पे है, सिग्मा जो है r पे है, सिग्मा जो है सिग्मा r पे है, तो इसलिए हम k का टर्म्स को बाहर निकाल सकते हैं। तो k का टर्म जो होगा वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। एंड ये क्या होगा? 2 के पावर में 2r मतलब 4 के पावर में r, ठीक है, 4 के पावर में r, ठीक है, एंड kcr, ठीक है। तो अगर हम इसे ऐसे लिख देते हैं, इस टर्म को आगे लिख देते हैं kcr, ठीक है, इनटू ये 4 के पावर में r, 4 के पावर में r, ठीक है। तो ये कंप्लीट टर्म, ये क्या दिख रहा है? ये सर ये complete- कैसे लिखे एक बार फिर से बता दीजिए ना। ओके, इसमें क्या कर रहे हैं? ये 7 के पावर में k को हम बाहर निकाल रहे हैं। क्यों बाहर निकाल रहे हैं? क्योंकि ये k है, ठीक है, ये k है। हम r के टर्म्स को यहां से बाहर नहीं निकाल सकते। हम r के टर्म्स को बाहर नहीं निकाल सकते हैं। एक मिनट, ओके, तो हम ये बोल रहे थे कि हम r के टर्म्स को बाहर नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि सिग्मा जो है सिग्मा r पे है, ठीक है, सिग्मा r पे है, एंड यहाँ पर k का टर्म्स है, ठीक है। तो k का टर्म्स जो है वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो k का टर्म्स को बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर 7 के पावर में k था, तो उसे हम बाहर निकाल, ठीक है। लेकिन सिग्मा r पे है, सिग्मा अगर r पे है, अब ये मत समझ यहाँ पर k है तो सिग्मा k पर नहीं, वो सिग्मा r पे है, मतलब r 0 से लेकर k तक जा रहा है, ठीक है, k तक जा रहा है, मतलब r 0 से लेकर 1 2 3 4 अब तो k तक जा रहा है, लेकिन सिग्मा एक्चुअली r पे है, ठीक है। मतलब ये सोचो ना, अगर हम इस सिग्मा को सपोज हम ब्रेक करते हैं, ठीक है, चलो हम लिखते हैं ऐसे, देखो अब समझ में आएगा। ये 2 के पावर में 2r, तो सबसे पहले तो 2 के पावर में 2r को ऐसे लिख देते हैं 4 के पावर में r बाई 7 की पावर में k, ठीक है, ये हो जा रहा है kcr। फिर इसे एक्सपैंड करते हैं, एक्सपैंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? पहले r को 0 डालेंगे, तो r को 0 डालो क्या हो जाएगा? 4 के पावर में 0 बाई 7 के पावर में k, एंड r को 0 डालो आ जाएगा kc0, ठीक है, प्लस उसके बाद r को 1 डालेंगे, r को 1 डालो क्या हो जाएगा? 4 के पावर में 1 बाई 7 के पावर में k को तो हम कुछ नहीं डाल रहे ना, तो बेसिकली k तो हर जगह कांस्टेंट ही है, देख लो k तो हर जगह वैसे का वैसे ही है। तो बस हम r पे डालें, क्योंकि सिग्मा r पे है, तो बस r चेंज होते जाएगा, ठीक है। तो 7 के पावर में k एक्चुअली हम सबसे बाहर निकाल सकते हैं। देखो 7 के पावर में k इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, सारे टर्म्स में आएगा। बेसिकली 7 के पावर में k को हम सबसे निकाल सकते हैं बाहर, कॉमन लेकर सबसे 7 के पावर में k को हम बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि सिग्मा को एक्सपैंड करने पर भी 7 के पावर में k वो तो चेंज नहीं होने वाला, वो तो वैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है। इसलिए इसको बाहर निकालिए, ठीक है। अब बचा क्या? बचा kcr, तो kcr लिख दिए, और ये 2 के पावर में 2 तो 2 के पावर में 2 हो गया 4, एंड 4 के पावर में r हो गया। अब ये जो टर्म है, इसे ध्यान से देखो, ये क्या दिख रहा है? देखो तो क्या दिख रहा है ये टर्म? क्या दिख रहा है ये टर्म? अगर नहीं दिख रहा है तो बता देते हैं, ये 1 प्लस 4 की पावर में r, इसका एक्सपेंशन दिख रहा है क्या? हाँ सर, इसका एक्सपेंशन दिख रहा है, देखो तो ठीक है हाँ सर, 1 क्या प्लस दिख 4 रहा के है? पावर में k, इसका एक्सपेंशन यही होगा ना, देख लो। हाँ सर। सबको समझ में आ रहा है या नहीं ये पॉइंट? सर ये जो सर लिखे सर, मतलब ये जनरल टर्म है ना 1 + 4k का? नहीं, देखो यहाँ से यहाँ कैसे लिख रही है, सबको समझ में आ रहा है या नहीं? चलो ठीक है, ऐसे थोड़ा सा देखो, जैसे 1 + 4 के पावर में k, अगर इसे हम एक्सपैंड करेंगे, ठीक है, तो क्या लिखेंगे? देखो पहला kc0, ठीक है, 4 के पावर में 0, प्लस kc1 4 के पावर में 1, प्लस kc2 4 के पावर में 2,
एंड सो ऑन। फाइनली जब के सी कहाँ तक जाएगा, ये मान लो आर तक जा रहा है ना, आर तक लिख रहे थे नॉर्मली, ठीक है, एन तक जाता है, सॉरी के तक ही चल जाएगा ना, अगर के तक है तो के तक जाएगा, एंड फाइनली 4 के पावर में के। तो ये जो कंप्लीट चीज है, ऐसे ऐसे ही लिख सकते हैं, सिग्मा के सी आर इंटू 4 के पावर में के। आर जो है 0 से लेकर के तक जा रहा है, इसे ऐसे ही लिख सकते हैं ना। तो वही तो हम कर रहे हैं, बस उल्टा तो लिख रहे हैं। इसको अगर हम ऐसे लिख सकते हैं, फिर इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है या नहीं? तो अल्टीमेटली ये आ गया 7 के पावर में के इंटू 5 के पावर में के, ऐसे, एंड दैट इज 5/7 के पावर में के। तो ये हो गया, हम यहां तक सॉल्व कर लिए, पूरा यहां तक सॉल्व कर लिए, तो ये आया 5/7 के पावर में के। समझ में आया या नहीं बात? समझ में आ रहा है या नहीं? हाँ सर, हाँ सर। सर लेकिन सर इसमें तो सर आर नहीं, तो सर हम लोग आर कैसे ले लेंगे, मतलब सर इसमें आर नहीं है तो आर ले लेंगे। आर तो जनरल टर्म होता है ना, हाँ आर तो, आर मतलब जैसे यहाँ 1 2 3 ये चेंज हो रहा है, तो वहां पर आर लिख लेंगे, यहाँ पर हम सिग्मा लेंगे, आर 0 से लेकर के के तक जा रहा है। आर को जब तुम 0 डालोगे तो ये आएगा, आर को 1 डालोगे तो ये आएगा, आर को 2 डालेंगे तो ये आएगा। तो आर बस उस चीज को डिनोट करता है, जनरल चीज को डिनोट कर रहा है, बस और कुछ नहीं। ठीक है सर। ठीक है, तो फाइनली क्या हो गया, फाइनली यहाँ तक हम पूरा मतलब एक सिग्मा का हम सॉल्व कर चुके हैं, ये आ गया 5/7 के पावर में के। तो अल्टीमेटली अपने पास क्या बच रहा है, अपने पास एक सिग्मा अभी भी बचा हुआ है, के 1 से लेकर के इंफिनिटी, ये अभी भी बचा हुआ है। एंड इसको तो पूरा यहाँ तक सॉल्व कर ही चुके हैं, देख लो इसको सॉल्व करके क्या आ गया 5/7 के पावर में के, 5/7 के पावर में के। चलो इसे जरा एक्सपैंड करते हैं, तो के को 1 डालो तो 5/7 प्लस के को 2 डालो तो 5/7 का स्क्वायर, के को 3 डालो तो 5/7 का क्यूब, ठीक है, प्लस डॉट डॉट अप टू इंफिनिटी तक चला जाएगा। तो ये इनफाइनाइट जीपी नहीं बन गया, देख लो सारा टर्म जीपी में, एक इनफाइनाइट जीपी नहीं बन गया। हाँ सर। एक इनफाइनाइट जीपी का सम, एक इनफाइनाइट जीपी का सम निकाल लो। एक इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है, a a by by 1 1 minus r। minus r। 1 माइनस, तो a क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/7 डिवाइडेड बाय 1 minus r, तो 1 minus 5/7, ठीक है, हाँ that is nothing but 5/2, that is 2.5, that is 2.5। क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? यस सर। Okay. लिखो जल्दी से लिखो, के बाद चलो एक अगला कंसेप्ट देखते हैं। लिख लियो सब लोग? यस सर। यस सर। ओके, 1 मिनट, 1 मिनट रुकना। ओके, लिख लियो ना सब लोग? चलो ठीक है। यस सर। ओके, अब चलो आगे थोड़ा बढ़ते हैं, अगला कंसेप्ट पे आते हैं।
तो चलो अगले टॉपिक पे आते हैं, दैट इज टर्म्स फ्रॉम द एंड। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं, देखो अगर किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन अगर मान लो 1 + x के पावर में या कुछ भी मान लो x + y के पावर में 50 दे दी, ठीक है, x + y की पावर 50। हम ये पूछेंगे कि बताओ इसमें 34th टर्म क्या होगा, 34th टर्म क्या होगा, इसलिए बता दोगे क्या होगा 34th टर्म। ठीक है, जनरल टर्म को लिख के उसमें r को क्या डाल दोगे, जनरल टर्म को लिख के r को क्या डाल दोगे उसमें 33 डालेंगे सर। 33 डाल देंगे तो मुझे 34 टर्म मिल जाएगा। ठीक है, बट द क्वेश्चन इज दैट अगर हम यही पूछे कि बताओ पीछे से, ठीक है, मतलब जब इसे एक्सपैंड करेंगे, ठीक है, तो पीछे से अगर हम बोलेंगे बताओ 13th टर्म क्या हो जाएगा, पीछे से 13th टर्म क्या हो जाएगा, तो वो कैसे निकालोगे, या पीछे से हम पूछ देंगे कुछ भी मान लो 29th टर्म। ठीक है, तो देखो अगर आगे से पूछ रहे हैं, अगर हम आगे से पूछ रहे हैं तो काफी सिंपल है कि r को एक कम डालते हैं। ठीक है, क्योंकि tr + 1 मेरा जनरल टर्म होता है। ठीक है, ये हो जाएगा मान लो 50 cr एंड x के पावर में r एंड y के पावर में n - r। ठीक है, तो ये है, लेकिन अब यही अगर हम अब यहाँ पर अगर हम ये स्टार्टिंग से अगर हम 34th टर्म पूछ रहे हैं मान लो, तो ठीक है, r को हम 33 डाल देंगे तो यहाँ 33 + 1 34th टर्म मुझे मिल जाएगा इजीली, 50 c 33 x के पावर में 33 एंड y के पावर में 17, 50 - r मतलब 17, ये मेरा हो जाएगा 34th टर्म, ये 10 टर्म। ठीक है, लेकिन यही अगर हम पीछे से कुछ पूछेंगे कि बताओ पीछे से 13th टर्म क्या होगा या पीछे से 29 टर्म क्या होगा, तब तुम्हें थोड़ा सोचना पड़ेगा कि हम r को यहाँ पर क्या डालेंगे कि मेरा पीछे से 13th टर्म या जो भी टर्म पूछ रहा है वो हम बता दें। ठीक है, तो टर्म्स फ्रॉम द एंड हम वो कैसे निकाल सकते हैं, दैट इज द क्वेश्चन, कि जब आगे से पूछ रहा है तब तो हम निकाल ही लेंगे इजीली, लेकिन अगर पीछे से अगर पूछ रहा है कि टर्म्स फ्रॉम द एंड कुछ भी कोई भी नंबर ऑफ टर्म्स पूछ दे रहा है तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं। सर एक बार और एक्सप्लेन करेंगे सर एक बार। हाँ सर ये लास्ट वाला सर थोड़ा मतलब सर कंफ्यूज हो रहा है सर, थोड़ा सा एक बार फिर से बताएंगे। अभी बता रहे, अभी हम जस्ट बता रहे, अभी हम बस ये बता रहे कि हम लोग स्टडी क्या करने वाले हैं। ठीक है, अभी देखो कि टर्म्स फ्रॉम द एंड को हम लोग निकाल कैसे सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा है कि अगर हम जैसे x + y, ठीक है, x + y की पावर में अगर इसका एक्सपेंशन लिखना है, ठीक है, अगर मुझे इसका एक्सपेंशन लिखना है तो इसका एक्सपेंशन को हम कैसे लिखेंगे बताओ, पहला टर्म क्या हो जाएगा nc0, ठीक है, nc0 x के पावर में 0, x के पावर में 0 और y के पावर में n, ऐसा लिख सकता है, x के पावर में y के पावर में 0, ठीक है, लिख सकते हैं। तो देखो वैसे तो तुम यहाँ पर x के पावर में 0 y के पावर में n भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन तुम्हें जब भी तुम्हें जैसे मान लो अगर ऐसे लिखते हो x + y का होल स्क्वायर, ठीक है, तो क्या आता है x² + 2xy + y², ऐसा आता है। ठीक है, कभी हम लोग ऐसा तो नहीं लिखते हैं y² + 2xy + x², हालांकि लिख सकते हैं, इसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन कैसे लिखते हैं हम लोग, ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, तो मतलब जो टर्म पहले है तो उसी का हाईएस्ट पावर पहले ही रहता है। ठीक है, जनरली, ठीक है, जनरली वही रहता है, तो वैसे भी लिखो, इसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है, लेकिन एक स्टैंडर्ड तरीका क्या होता है कि अगर x + y का स्क्वायर है या x + y का कोई भी पावर है तो जो फर्स्ट टर्म है तो फर्स्ट टर्म का हाईएस्ट पावर यहाँ रहेगा एंड जो लास्ट टर्म है लास्ट टर्म का हाईएस्ट पावर लास्ट में रहेगा। ठीक है, तो अगर हम लोग स्टैंडर्ड एक तरीके से लिखे, ठीक है, हम लोग स्टैंडर्ड तरीके से अगर हम लोग लिखे तो वही कर रहे हैं कि मुझे x का पावर मतलब n चाहिए, तो x का पावर n यहीं पर ले लिए। ठीक है, तो ऑफ कोर्स अगर x का पावर n ले रहे हो तो y का पावर n - r हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा nc1 x के पावर में n - 1 y के पावर में 1 प्लस nc2 x के पावर में n - 2 y के पावर में 2। ठीक है, एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा, प्लस nc n - 1 x के पावर में n - 1 y के पावर में 1 प्लस ncn x के पावर में 0, चलो लिख देते हैं x के पावर में 0 y के पावर में n, ये हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये एक्सपेंशन हो गया। तो एक्सपेंशन में हमें तो याद रखना, ठीक है, कि यहाँ पर जो भी फर्स्ट टर्म रहेगा तो फर्स्ट टर्म का हाईएस्ट पावर पहले में ही लिखेंगे, तो x के पावर में n को पहले ही लिख दिए एंड फिर मतलब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अपॉन x का पावर घटते जाएगा एंड y का पावर बढ़ते जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है सबको। नाउ
अब हाँ। इसी चीज में अगर हम पूछे कि बताओ कि पीछे से सेकंड टर्म कौन सा होगा, पीछे से सेकंड टर्म कौन सा होगा, तब यहाँ पर तो इजीली दिख रहा है कि हाँ पीछे से ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म तो पीछे से ही होगा, ये तो दिख रहा है, ठीक है। लेकिन वही अगर हम पूछ दे कि पीछे से बताओ टेंथ टर्म क्या होगा, टेंथ टर्म पीछे से क्या होगा, तो वो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? तो दैट इज द क्वेश्चन, बताओ सर n-10 होगा मतलब लास्ट टर्म। अच्छा देखो एक काम करते हैं, हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग क्या करते हैं y प्लस एक्स की पावर में इसका एक्सपेंशन को निकालते हैं, y प्लस एक्स की पावर में, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर y अगर पहले है तो हम लोग क्या करेंगे, y का पावर n पहले आएगा, मतलब y का हाईएस्ट पावर फर्स्ट में ही रखेंगे एंड फिर x का पावर को बाद में, मतलब x का पावर अगर तुम x का अगर तुम y का पावर को n ले लियो तो x का पावर क्या हो जाएगा, x का पावर क्या हो जाएगा, ठीक है, 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों पावर मिला के क्या होना चाहिए, n होना चाहिए, अगर यहाँ पर n है तो दोनों पावर मिला के n होना चाहिए, है ना। अगला फिर nc1 y की पावर n माइनस 1 इंटू x की पावर में 1 प्लस nc2 y के पावर में n माइनस 2 इंटू x की पावर में 2 एंड सो ऑन ये चलता जाएगा, n3n माइनस 1 इंटू y के पावर में क्या आ जाएगा, y का पावर डिक्रीज हो रहा है ना, तो x के पावर में n माइनस 1 तो y के पावर में 1 प्लस nc n इंटू y के पावर में हो जाएगा 0 इंटू x के पावर में ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अब हम क्या बताना चाह रहे हैं, अगर मुझे टर्म्स फ्रॉम द एंड पूछ रहा है, ठीक है, तो अब ये बताओ कि इसमें जो सेकंड हम क्या पूछे थे, हम ये पूछे थे कि इसका एक्सपेंशन में पीछे से सेकंड टर्म कौन सा होगा, तो यहाँ पर तो दिख रहा था ये होगा, ठीक है। अब वही अगर यहाँ पर देखें, क्योंकि हम तो सेम ही चीज को लिखे, यहाँ पर x प्लस वाई लिखा या y प्लस एक्स लिखे, बात तो सेम ही है। तो अगर हम इसे उल्टा करके जस्ट स्वैप करके लिख दे, जैसे हम x एंड y को स्वैप कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि जो पीछे से जो तुम्हारा सेकंड टर्म आ रहा था, अब वही जो आगे से तुम्हारा सेकंड टर्म आ चुका है, वही तुम्हारा देख लो आगे से सेकंड टर्म आ चुका है, दिख रहा है, वही आ रहा है, x के पावर में 1 x के पावर में 1 y के पावर में n माइनस 1 y के पावर में n माइनस 1 एंड यहाँ पर nc1 लिखा है, यहाँ पर ncn माइनस 1 लिखा है, ये तो अलग अलग आ गया ना, सेम कैसे हो, दोनों सेम है सर, क्योंकि सर प्रॉपर्टीज का हिसाब से करें। वेरी गुड, या बिल्कुल सेम ही ये दोनों कि ncr और ncn माइनस r ये सेम होता है ना। तो अगर तुम r को 1 डाल रहे हो, देखो r को 1 डाल रहे हो तो देखो ncn माइनस 1 मतलब ये दोनों भी इक्वल है एक्चुअली, तो कंप्लीट चीज ये कंप्लीट दोनों टर्म इक्वल ही है, ठीक है। तो कांसेप्ट क्या समझ में आ रहा है यहाँ से कि अगर किसी का भी एक्सपेंशन में तुम्हें पूछ देगा कि बताओ, मान लो इसके एक्सपेंशन में बोलेगा कि x माइनस 1 बाई एक्स के पावर में 25, ठीक है, x माइनस 1 बाई एक्स के पावर में 25, इसमें x का पावर में, ठीक है, इसमें x का पावर में 9 का कोफिशिएंट, या इसमें x के पावर में 9 कौन सा टर्म होगा, मतलब वो टर्म कंप्लीट मतलब वो टर्म को मुझे बताना है, ठीक है, सॉरी टर्म्स फ्रॉम द एंड देख रहे हैं ना। तो अगर मान लो x माइनस 1 x के पावर में 25 है, ठीक है, अब बोलेगा कि बताओ पीछे से 9th टर्म कौन सा है, पीछे से बोलेगा कि 9th टर्म कौन सा है। अब पीछे से 9th टर्म के लिए मुझे सोचना पड़ेगा r को क्या डाले, ठीक है, हालांकि वो भी लॉजिकली सोच सकता है, ठीक है, लेकिन छोड़ो हम उस पर नहीं जा रहे हैं। अगर मुझे ये बोले कि पीछे से बताओ कि 9th टर्म क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, हम बस इन दोनों का स्वैप कर लेंगे, मतलब इस टर्म को आगे लिख देंगे, इस टर्म को पीछे लिख देंगे, मतलब ऐसे लिख देंगे माइनस 1 बाई एक्स प्लस एक्स के पावर में 25 ऐसे लिख देंगे। अब मेरा ये इसमें कन्वर्ट हो गया कि आगे से 9th टर्म जो होगा, इसमें आगे से 9th टर्म जो होगा वही इसमें पीछे से 9th टर्म होगा। समझ में आ रहा है या नहीं सबको? अभी हम लोग जो कंसेप्ट देखे है ना, अभी हम लोग क्या देखें कि ऐसा हम लोग बोले कि सेकंड मतलब पीछे से सेकंड टर्म इसमें जो होगा वही देख लो इसमें आगे से सेकंड टर्म हो गया। कैसे? जस्ट हमने इन दोनों को एक्सचेंज कर दिया, इन दोनों को स्वैप कर दिया, ठीक है। तो जैसे इसमें भी अगर बोलेगा x माइनस 1 x के पावर में 25, इसमें बोलेगा पीछे से 9th टर्म बताओ, पीछे से 9th टर्म बताओ, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें बस इन दोनों को स्वैप कर दिए, ठीक है, एंड आगे से जो 9th टर्म इसमें होगा इसका एक्सपेंशन में वही इसमें पीछे से 9th टर्म हो जाएगा। तो मेरा काम इसमें निकल गया। अगर इसमें मुझे आगे से 9th टर्म निकालना है तो वहां पे क्या पुट कर देंगे, इसका जनरल टर्म में r को क्या पुट कर देंगे? हाँ सर क्या बोल रहे हैं? इसका जनरल टर्म क्या पुट कर देंगे? नहीं मुझे 9th टर्म निकालना है, 9th टर्म इसका बोला था कि पीछे से 9th टर्म निकालना है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आगे से 9th टर्म को निकालेंगे, तो आगे से 9th टर्म को अगर निकालना है तो r को क्या डालेंगे, 8 डाल देंगे, इजीली मिल जाएगा, ठीक है। एंड इसका जनरल टर्म को कैसे लिखेंगे, ध्यान रखना, अब जब भी जनरल टर्म को लिखोगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म का पावर हाईएस्ट होना चाहिए, ठीक है, मतलब 25cr, ठीक है, तो ये फर्स्ट टर्म जो है -1/x इसका पावर हाईएस्ट होना चाहिए,
इसका पावर हाईएस्ट होना चाहिए एंड वो जो है x का पावर कम होना चाहिए, ठीक है। तो कैसे लिखे बताओ सर 1/x यहाँ पर पावर में सर 25 हो जाएगा। देखो x प्लस y की पावर में, अब यहाँ पर हम जनरल टर्म को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से pr प्लस 1 को यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं जनरल टर्म को, अब देख लो ncr, ठीक है। एंड देखो x का पावर जो है घटते जा रहा है, तो x का पावर में n माइनस r इंटू y की पावर में r, ठीक है। ऐसे ही लिखा करना, जो बाद वाला टर्म उसकी पावर में r चल जाएगा, तो बाद वाला टर्म क्या है x है, तो बाद वाले टर्म की पावर में r चला जाएगा, तो यहाँ अगर r जा रहा है तो यहाँ पर क्या जाएगा दिस माइनस 25 माइनस r 25 माइनस r यहाँ चल जाएगा। तो ये तुम्हारा जनरल टर्म हो गया, ये तुम्हारा इसका जनरल टर्म हो गया। तो अगर हम पूछ रहे कि इसमें पीछे से 9 टर्म कौन सा होगा, तो उसमें वही आगे से 9 टर्म होगा भाई, तो r को इसमें बस 8 डाल देना है, तो यहाँ पर 8 डाला, 8 प्लस 1 9 टर्म तो मिल जाएगा, तो r को इसमें 8 डाल देंगे, इसको सिंपलीफाई कर लेंगे तो मिल जाएगा, है ना। यस सर। क्लियर है। हाँ। हम लोग अब इसका क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो इस कांसेप्ट को लिख लो। सर फॉर्मूला भी तो, हाँ फॉर्मूला भी है, हम फॉर्मूले पे नहीं जा रहे, ठीक है। हम चीजों को कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहे, हम नहीं चाह रहे कि तुम कोई एडिशनल फॉर्मूला वगैरह लगाओ, ठीक है। ये कांसेप्ट समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं, हम फॉर्मूले पे नहीं जा रहे, बस तुम्हें कुछ नहीं करना, बस इन दोनों को एक्सचेंज कर देना, स्वैप कर देना है एंड जनरल टर्म लिख के बता देना, बस। अभी हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, इसको लिख लो पहले सर बिना कुछ फॉर्मूला अपने वर्ड्स में लिख लो, अगर बन इसके जाएगा नीचे सर। कुछ अपने वर्ड्स में लिखना है कि अभी जो हम समझाएं उसे अगर अपने वर्ड्स में कुछ लिखना है तो वो लिख लो। जैसे यही मान लो एग्जांपल लिख लो ना, कि अगर यहाँ से तुम्हें बोलेगा 9th टर्म फ्रॉम द एंड, 9th टर्म फ्रॉम द एंड अगर तुम्हें बोलना है, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा 9th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, 9th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, नाइन्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग हो जाएगा, ठीक है। ओके, ऐसे लिखो जल्दी से, एक क्वेश्चन दे रहे हैं, लिस्ट ऑडियो को नोट करो, अपना ऑडियो को नोट करो। ये लिख लियो, चलो इस पे क्वेश्चन करो, एक दो क्वेश्चन करोगे तो खुद ही ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलो बताओ, चलो इसमें बताओ क्या होगा। फाइंड द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन ऑफ x³ / 2 - 2/x³। चलो बताओ क्या आ रहा है आंसर। So 252/x³। 252 साइन पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव सर। 252 आ रहा है, अच्छा ओके ठीक है देखते हैं।
और किसी का? सर 252 बाई एक्स क्यूब। सर 252 बाई x क्यूब आ रहा। वही आ रहा है, ओके वेरी गुड। ठीक है, देखते हैं। सर मगर साइन पॉजिटिव आ रहा। साइन पॉजिटिव आ रहा है, चलो ठीक है, देख रहे हैं। सर -252/s³ आ रहा है सर। अच्छा चलो ठीक है, देखते हैं। ठीक, सबसे पहले ये अगर फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड इन एक्सपेंशन ऑफ दिस बोला है, so this is equal to fifth term from the beginning, fifth term from the beginning, fifth term from the beginning in the expansion of x cube, सॉरी अब इसको आगे कर देते हैं। इस टाइम ये जो टर्म ये आगे आ जाएगा -2/x³ प्लस ये x³/2 एंड दिस कंप्लीट टर्म के पावर में, इस कंप्लीट के पावर में नहीं, ठीक है। तो फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, सो दिस विल बी इक्वल टू फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, ओके। तो क्या हो जाएगा, तो चलो सबसे पहले इसमें जनरल टर्म को लिख लेते हैं। तो tr+1, इसमें जनरल टर्म को कैसे लिखेंगे, ncr, ठीक है। तो 9cr, ठीक है। फिर क्या होगा, फर्स्ट टर्म के पावर में n-1, n-r, याद रखना। जो फर्स्ट टर्म है इसकी पावर में मुझे मैक्सिमम चाहिए, तो 9 - r एंड ये जो है x³/2, मतलब जो सेकंड टर्म के पावर में ये r रहेगा, क्योंकि r को 0 डालोगे, पहला टर्म बोले कि पहला टर्म में ये मैक्सिमम होना चाहिए, इसका मैक्सिमम पावर आना चाहिए, ठीक है। तो ऑफ कोर्स मुझे -2/x³ के पावर में 9 - r डालना पड़ेगा, क्योंकि पहला टर्म में हम r को 0 डालेंगे तो इसका मैक्सिमम पावर जाएगा 9। तो फर्स्ट टर्म का मैक्सिमम पावर जा रहा 9, इसलिए हम जनरल टर्म को ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ये कन्वेंशन याद रखिए, ओके। अब ऑफ कोर्स मुझे फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग निकालना है इसमें, तो क्या करेंगे, पुट r = 4, जस्ट r को 4 पुट कर दो, r को 4 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 + 1 5, इधर r को 4 पुट कर दो तो ये हो जाएगा 9c4, ठीक है। -2/x³ एंड इसके पावर में क्या हो जाएगा 9 - 4 दैट इज 5, ठीक है। एंड ये क्या हो जाएगा x³/2 के पावर में 4, x³/2 के पावर में 4, ओके। इसको सिंपलीफाई कर लो, ये -252/x³, ऐसा ही कुछ आ रहा है ना, देखते हैं क्या आ रहा है। यही है 32, ये 2 आ जा रहा है 94, मतलब 9 × 8 × 7 × 6 by 4 factorial, 4 factorial is 24, ठीक है। ये 1, ये 2, ये 14, कितना हो जा रहा है × 2 और एक है, तो 63 × 4 that is 2 and yeah 252, yeah ये आ रहा है -252/x³, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर है सबको याद रहेगा ये कंसेप्ट ना। बस ध्यान रखना कि जनरल टर्म को जो लिख रहे हैं, ठीक है, इसको उल्टा मत लिख देना, तो फिर से तो मतलब इसी में आ जाएगा, ठीक है। अगर इसको उल्टा लिख दोगे ना तो इसी में, मतलब इसी में तुम्हारा फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग आ जाएगा। मुझे इसमें फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड चाहिए, मतलब मुझे इसमें फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग चाहिए, उल्टा करके फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। एंड जनरल टर्म को कैसे लिख रहे हैं याद रहेगा सबको, एनसीआर, इसमें तो कोई चेंज नहीं। लेकिन जो पहला टर्म है, पहला टर्म में n-r रहेगा, पहला टर्म में, मतलब पहला टर्म का पावर एनसीआर रहेगा, सॉरी पहला टर्म का पावर n-r रहेगा एंड सेकंड टर्म का पावर r रहेगा, ठीक है। पहला टर्म का जो पहला टर्म है यहाँ पर, जो पहला टर्म उसका पावर मैक्सिमम होगा जब हम एक्सपैंड करेंगे, तो r को 0 डालेंगे तो देखो इसमें मैक्सिमम जाएगा। क्लियर है ये चीज सबको? ओके चलो अब कुछ और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, देन क्लास पॉइंट करेंगे। कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। लिख लियो सब लोग? यस सर, लिख लिए। Okay.
एक क्वेश्चन दे रहे होमवर्क, उसे सब लोग कर लोगे, ठीक है। Find the sum of all the rational terms in the expansion of 2 के पावर में 1/2 प्लस 3 के पावर में 1/5 के पावर में 10, ठीक है। ये जेईई मेंस में पूछा था, ये मेंस 2013 में पूछा था, ओके। ये सॉल्व कर लोगे सभी लोग। ये होमवर्क दे रहे हैं क्योंकि बिल्कुल इस टाइप के क्वेश्चंस करवाए हुए हैं, तो हम फिर से रिपीट नहीं कर रहे हैं, सब लोग सॉल्व कर लोगे। ऑप्शन लिख दे रहे हैं। ऑप्शन है 25, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है 35 एंड ऑप्शन डी है 41, सॉरी 32 है ये 32। these are the options। इसे सब लोग ट्राई कर लोगे घर में, ठीक है, और देखना क्या आंसर आ रहा है। हाँ सर। और एक क्वेश्चन वो भी दे रहे होमवर्क की, और एक टर्म और एक क्वेश्चन उसी होमवर्क दे रहा है। फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट of x, find the term independent of x in the expansion of 1 minus 1/x plus 3x के पावर में 5 into 2x square minus 1/x के पावर में 8, ठीक है। इसको पूरा एक्सपैंड करेंगे तो तुम्हें then you need to find the term that is independent of x, ठीक है। 1 minus 1/x plus 3x के पावर में 5 into 2x square minus 1/x के पावर में 8, ठीक है। इज क्या होगा, ऑप्शन बी हम लिख दे रहे हैं। ऑप्शन ए है 400, ऑप्शन बी इज -400, ऑप्शन सी इज 496 एंड ऑप्शन डी पहला का 41 है। पहला का 41, अच्छा ओके ठीक है देखा। एंड ये है मेंस 2015 में, मेंस 2015 का ये क्वेश्चन है, सही बना लोगे। ओके पहला का एक ने आंसर 41 बताया, ठीक है देख रहे हैं आंसर। और किसी का आ रहा है क्या, कोई है जो इतने सॉल्व कर लिया? सर मेरा भी सर 41 आ रहा है। 41 आ रहा है, ओके सिर्फ 41 है। इसका करेक्ट आंसर, वेरी गुड। इसका करेक्ट आंसर 41 होगा, देख लेना बाकी लोग भी बना के। सेकंड वाले में अगर ट्राई करना तो कर लो जल्दी से ट्राई, सेकंड वाले भी ट्राई करना, जल्दी से ट्राई करो। सर एक बात बोले, हाँ सर वो जब तभी जो गलत कॉन्सेप्ट नहीं लगाए थे इंटू 10th करके डायरेक्ट अंडर के साथ वही कर देंगे तो यहाँ पे भी आ जाएगा। नहीं वो क्यों आ रहा है ये समझो, वो क्यों आ रहा है हाँ क्योंकि सर वो नहीं करना है, नहीं करना है पर आ जाएगा। नहीं वो बिल्कुल नहीं करना है, वो इसीलिए आ जा रहा है क्योंकि वो तुम्हारा फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म को ऐड करके ही आ रहा है, इसीलिए वो आ रहा है, ठीक है। तो दैट इज जस्ट ए कोइंसिडेंस कि वो तुम्हारा आंसर मैच कर रहा है, बट वो कांसेप्ट सही नहीं है। यस सर, यस सर। ओके कोई ये क्वेश्चन में सॉल्व कर रहा है तो सॉल्व करके बताओ क्या आ रहा है आंसर जल्दी से।
अब देखो अभी हमने इस टाइप के क्वेश्चन को भी किया है, ठीक है। क्या कर रहे थे उसमें, हम लोग निकाल रहे थे कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ समथिंग मान लो x की पावर -1 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। तो उसमें हम लोग निकाल रहे थे कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -1, इसमें क्या निकाला, इंडिपेंडेंट ऑफ x, मतलब x की पावर में 0 है ना। इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब क्या, मतलब x के इसमें कोई टर्म ही नहीं रहेगा, तो मतलब वही तो मैं निकालने की x की पावर में 0 का कोफिशिएंट क्या होगा इससे, तो बस वैसे करके निकालना। ये मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, देखो इसे भी सॉल्व करो, अभी करना तो अभी कर लो जल्दी से, देखो क्या आंसर आ रहा है। तो हम तो बिल्कुल बता चुके हैं इस तरह का क्वेश्चन, तो आई थिंक अब बन जाना चाहिए। 400। क्या 400 आ रहा है? ओके हाँ सर। 400, ठीक है, देखते हैं आंसर। या वेरी गुड, 400 इज द करेक्ट आंसर, वेरी नाइस। 400 जो है बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। बाकी लोग ट्राई करना, बाकी लोग भी ट्राई करना घर में आराम से, ठीक है। चलो अभी बस एक लास्ट क्वेश्चन एक डिस्कस कर रहे हैं, ये दोनों क्वेश्चन ट्राई करोगे सब लोग घर में जाके, ठीक है। बस लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर ले रहे हैं, चलो। वो भी मेंस में आया हुआ क्वेश्चन ही है। Okay. Find the number of terms. Find the number of terms in the expansion of in the expansion of 1 plus x के पावर में 101 into 1 plus x square minus x के पावर में 100 in powers of x in powers of x in powers of x is, चलो तुम्हें नंबर ऑफ टर्म्स बताने हैं in the expansion of this in powers of x. Okay, you have the options. पहला ऑप्शन है 302, दूसरा ऑप्शन है 301, तीसरा ऑप्शन है 202 एंड चौथा ऑप्शन है 101, ठीक है। ये भी मेंस का क्वेश्चन है, मेंस 2014 में पूछा गया, ये मेंस 2014 का ये क्वेश्चन है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 plus x के पावर में 101 into 1 plus x square minus x के पावर में 100 in powers of x। चलो बताओ ये सॉल्व करके जल्दी से क्या आ रहा है, ये लास्ट ही क्वेश्चन है, चलो कर लो, बताओ क्या आ रहा है आंसर। एंड बाकी दोनों क्वेश्चन को बाकी लोग ट्राई करोगे घर में, ठीक है। मेंस का क्वेश्चन है बिल्कुल बनना चाहिए, क्योंकि एकदम सिमिलर टाइप के क्वेश्चन डिस्कस किया गया है क्लास में। क्या आंसर आ रहा है बताओ इसका। इसमें बताना है कि कितना नंबर ऑफ टर्म्स होगा जब इसको पूरा एक्सपैंड करेंगे तो इन पावर्स ऑफ एक्स। तो बताओ आ रहा है किसी का।
काफी ट्रिकी सा क्वेश्चन है, ठीक है, अगर सोच पाए तो वेरी गुड। चलो अगर नहीं भी सोच पाए तो कोई बात नहीं। देखो 1 प्लस एक्स की पावर में 101। इंडिपेंडेंट टर्म्स निकाल लेंगे, उसके बाद माइनस नहीं कर नहीं देंगे। नहीं। देखो देखो नंबर ऑफ टर्म्स मुझे निकालना है। देखो ऐसे करके दिया हुआ है, अब हम क्या कर रहे हैं, 1 प्लस एक्स को अलग रख रहे हैं एंड ऐसे लिख दे रहे हैं 1 प्लस एक्स की पावर में 100, ठीक है, 1 प्लस एक्स की पावर में 100 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर में 100। हम इन दोनों टर्म्स को कंबाइन करके लिख दे रहे हैं, ठीक है। क्या आ जाएगा ये 1 प्लस एक्स एंड इन दोनों कंबाइन करके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स एंड कंप्लीट की पावर में 100। तो ये एक्चुअली क्या हो जाएगा, देखो a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ये क्या बन गया, ये क्या बन गया बताओ, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी 1 plus x whole cube। बी क्यूब प्लस बी क्यूब, है ना। ये क्या बन गया, a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये बन गया ना, है या नहीं। हाँ सर यही बन गया। समझ में आया, ओके। अब तुमको बताना है कि कितना नंबर ऑफ टर्म्स होगा, बताओ। तो हम 1 को पहले से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आ गया एक्स क्यूब प्लस 1 की पावर में 100, ठीक है, एंड प्लस एक्स इंटू ये एक्स क्यूब प्लस 1 की पावर में 100। अब बताओ कितना नंबर ऑफ टर्म्स आएगा, तो इसमें कितना नंबर ऑफ टर्म्स आएगा बताओ। 202। इसमें कितना नंबर ऑफ टर्म्स आएगा, 101 टर्म्स आएगा इससे, क्योंकि ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है, ठीक है, क्योंकि 100 है तो अगर यहाँ पर n रहता है तो n प्लस 1 टर्म्स आता है, एंड इसमें कितना आ जाएगा, 101 टर्म्स आ जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, 202 टर्म्स। क्लियर है सबको, सबको क्लियर है ये कंसेप्ट। यस सर। ओके, देख लो सब लोग जल्दी से, ठीक है। तो आज का क्लास को यहीं पर एंड करता है, ओके। ठीक है, तो आगे की क्लास में हम लोग आगे के थ्योरी को देखेंगे, ठीक है। आगे की क्लास में थोड़ा हम लोग बाइनोमियल का एप्लीकेशन देखेंगे, ठीक है, जो थोड़ा सा स्कूल लेवल में भी है, ओके। उसके बाद स्कूल लेवल पूरा खत्म हो जाएगा एंड कुछ कुछ कॉम्पिटिटिव पार्ट भी बीच बीच में बताते ही जा रहे हैं, ठीक है। लिख लियो सब लोग, ओके, यस सर। ठीक है, एंड करते क्लास को। हाँ सर, थैंक यू सर। या थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर। या थैंक यू सर। थैंक यू सर। या थैंक यू सर।